बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूँ आपकी मेज़बान जुगन काज़िम और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आपकी खैरियत के लिए मज़ीद सामान मैंने जमा किया है। आपको पता है कि हमारी पूरी टीम कोशिश करती है कि हम आपको वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें, वो टूल्स दें कि आप अपनी ज़िंदगी को एक खुशगवार और पॉजिटिव अंदाज में जी सकें। अब अगर आप चाहते हैं कि आप एक सुकून वाली, सेहत वाली, आसान ज़िंदगी गुजारें, तो वो क्या चीज़ें हैं जो हमें याद रखनी चाहिए। आज मैं आपके साथ कुछ अल्फ़ाबेट शेयर करूँगी जिनसे आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जैसे कि जब इंसान को चोट लगती है तो डॉक्टर्स कहते हैं कि राइस करना चाहिए, RICE, यानी कि रेस्ट, आइस, कंप्रेस एंड ई से एलिवेट, राइट। तो ये चीज़ें जैसे कि आप मेरे क्योंकि एक दो दफ़ा पाँव मुड़ चुका है, मेरी हड्डियाँ भी फ्रैक्चर हो चुके हैं, तो डॉक्टर्स हमेशा यही गाइडेंस देते थे कि भाई राइस याद रखना है। तो जब भी मैं कंफ्यूज होती थी कि हाय मैंने क्या करना है, तो मैं याद करती थी हाँ मैंने रेस्ट करना है, मैंने आइस करना है, मैंने कंप्रेस करना है और मैंने एलिवेट करना है, राइट। सो इसी तरह आज मैं 6 गोल्डन अल्फ़ाबेट्स या लेटर्स आपके साथ शेयर करूँगी। सबसे पहला लेटर है M। M इज़ द फर्स्ट लेटर, और जब हम M की बात करते हैं तो M का मतलब मेडिटेशन एंड मेंटल हेल्थ। यानी कि आपने कोशिश करनी है कि हर रोज़ अपने आप को थोड़ा सा ऐसा इतना टाइम दे कि आप मेडिटेशन कर सकें और अपनी मेंटल हेल्थ को थोड़ी सी इम्पोर्टेंस और तवज्जो दें। जबकि मेंटल हेल्थ को तवज्जो देना बड़ा ही इम्पोर्टेंट और अहम काम है। आप जिस्मानी तौर पे बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन मेंटली आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हैं, उसकी वजह से आपके सेहत के भी मसाइल बन जाते हैं। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना है। मेडिटेशन इसके लिए एक बहुत अच्छा हल है। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें, सिर्फ 5 मिनट के लिए सिर्फ चुप करके बैठ जाएं, जिसमें ना आप किसी डिवाइस को हाथ लगाएं, ना कोई काम करें, बस चुप करके आंखें बंद करके ऐसे बैठ जाएं। और आपने 5 मिनट के लिए घड़ी के मुताबिक स्टॉप वॉच लगा दें अगर आपको ज़्यादा इशू हो रहा है, और आप अपने आप को करें। जैसे आप सुबह उठते हैं तो 5 मिनट के लिए सिर्फ आंखें बंद करके सांस पे ध्यान दें, लंबे लंबे सांस लें, लंबा सांस अंदर लें, फिर लंबा सांस बाहर निकालें, और ये 5 मिनट के लिए करें। आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी जनरल हेल्थ जो है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करेगी। अगला अल्फ़ाबेट, एक तो है M, दूसरा हो गया E। E से मुराद एक्सरसाइज, जिसकी हम हमेशा बात करते हैं, हमेशा आपसे रिक्वेस्ट भी करते हैं कि एक्सरसाइज अपनी ज़रूर किया करें। रोज़ाना फॉर एग्ज़ाम्पल 30 मिनट की वॉक कर ली, ना सिर्फ आपके वेट को कंट्रोल करती है बल्कि आपके स्ट्रेस को भी कम करती है। आपकी बॉडी में एंडोर्फिन्स रिलीज़ होते हैं और आपको जहनी और इमोशनल सुकून भी मिलता है। तो आप एक्सरसाइज की बात करें तो उसमें आप योगा कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, जिम ज्वाइन कर सकते हैं, जो भी चीज़ आपको सूट करती है और जो भी आप अफोर्ड करते हैं। अगला अल्फ़ाबेट, अब M हो गया, E हो गया, नेक्स्ट अल्फ़ाबेट इज़ D। D फॉर डाइट, यानी कि अपनी खुराक का ख्याल रखना, हेल्दी, नेचुरल, ऑर्गेनिक खाने की तरफ जाना, जिसमें आपने बिल्कुल भी जंक फूड का इस्तेमाल नहीं करना और आपने सब्जियां खानी हैं, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करना है। जंक फूड और फिज़ी ड्रिंक्स तो आप अपनी ज़िंदगी से वैसे ही एलिमिनेट कर दें, उसकी जगह आप फ्रूट्स खाएं, सब्जियां खाएं, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें। ज़्यादातर सब्जियां इसलिए भी खानी चाहिए क्योंकि वो आपकी सेहत के लिए अच्छी हैं। बहुत से लोग जो हैं वो कहते हैं कि यार सिर्फ सब्जियां नहीं खाई जाती, तो फिर आप वाइट मीट यानी कि चिकन का या मछली का इस्तेमाल करें, सी फूड का इस्तेमाल करें। अगर आप सुबह नाश्ता और फ्रूट्स के साथ अपने सुबह का आगाज़ करते हैं और लंच और डिनर में ऑयली चीज़ें ज़रा कम इस्तेमाल करें, ऑयल ज़रूर हो उनके अंदर लेकिन एक मुनासिब मिक़दार का, और आप साथ में सब्ज़ियों का इस्तेमाल करें, उसके साथ आप अच्छा वाला क्वालिटी प्रोटीन का इस्तेमाल करें, दूध का इस्तेमाल करें। प्रोटीन के अंदर अगर आपको दूध में हाई प्रोटीन वाली चीज़ चाहिए तो आप चीज़ का, पनीर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो डाइट का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। चलो जी, हमने 3 अल्फ़ाबेट तो कवर कर लिए, MED। नेक्स्ट अल्फ़ाबेट जो हमारे पास आता है वो है S, यानी कि मेड्स हो गया, MED, अब S आ गया। S से मुराद नींद, स्लीप। स्लीप हम सब के लिए ज़रूरी है। जो इंसान नींद पूरी करे बग़ैर कोई भी काम करने की कोशिश करता है, 90% वो या तो काम ख़राब होता है या मिजाज ख़राब होता है। इंसान का मूड ऑफ हो, इंसान से फोकस ना किया जाए तो काम कोई भी हो, चाहे कितना भी आसान हो, वो इंसान से नहीं होता। अगर आप सारी रात फ़ोन पे स्क्रॉल करेंगे, रील्स देखेंगे,
कहने को तो आप बिस्तरे में जाके लेट गए रात को 10 बजे, लेकिन सुबह के 3 बजे तक 2 बजे तक आप सोए नहीं हैं क्योंकि आप डिवाइसेस पे थे, और फिर फजर पे जाकर नमाज़ पढ़ के फिर आपने दिन का आगाज़ कर दिया। तो 1.5-2 घंटे 3 घंटे की नींद में तो किसी का गुजारा नहीं चलता और आपका दिमाग नहीं फंक्शन कर पाता। जैसे कि अच्छी खुराक आपके दिमाग के लिए फ्यूल है, वर्जिश करना, चहलना जुलना, चहलकदमी करना, ये आपके दिमाग के लिए फ्यूल है, उसी तरह नींद 8 घंटे की पूरी करना, मिनिमम 7 to 8 आवर्स नींद पूरी करना आपके जिस्म की ज़रूरत है, और ये आपको हेल्दी लिविंग की तरफ लेके जाता है। अब हमने MEDS कर दिया, अब आ गया अगला अल्फ़ाबेट जो है R से रिलेशनशिप्स, यानी कि हमारे ताल्लुकात। रिलेशनशिप्स को मजबूत बनाएं, चाहे वो आपकी फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, आपका लाइफ पार्टनर हो, आपके बच्चे हों, कोई भी इंसान जो आपके साथ कोई ताल्लुक़ रखता हो, अपनी रिलेशनशिप्स के ऊपर काम करें। स्पेशली वो रिलेशनशिप्स जो आपके बहुत करीब हैं, जिसमें अगेन माँ बाप, भाई बहन, मियाँ या बीवी और बच्चे आ जाते हैं, और फिर उसके बाद ऑफ कोर्स बाकी सारी एक्सटेंडेड फैमिली। और जब मैं माँ बाप की बात करती हूँ तो उसमें मैं सास ससुर को भी इंक्लूड कर रही हूँ। भाई बहन की बात करूँ तो उसमें आपके हस्बैंड या आपके वाइफ के भी भाई बहन इन्वॉल्व है, क्योंकि वो भी आपके सिबलिंग्स हैं। जिस दिन आपने वो डॉक्यूमेंट साइन किया और कहा कि मेरी तुमसे शादी हो गई, तो उनके माँ बाप भी आपके माँ बाप हो गए, उनके भाई बहन भी आपके भाई बहन हो गए। सो ये चीज़ भी याद रखनी ज़रूरी है। तो अपने ताल्लुकात को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करें, इंस्टेड ऑफ सोशल मीडिया प्रेजेंस के ऊपर अपनी पूरी तवज्जो दें। एक छोटी सी कॉल या एक टेक्स्ट से बहुत से ताल्लुकात बेहतर हो जाते हैं। स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स जो हैं वो हमें इमोशनल सपोर्ट देते हैं, और वही इमोशनल सपोर्ट फिर हमें एक कामयाब इंसान और एक खुश और खुशहाल इंसान बनाने में हेल्प करते हैं। एंड फाइनली लास्ट अल्फ़ाबेट X, यानी कि X फैक्टर। वो काम करें जो आप इंजॉय करते हैं। लास्ट में मतलब X फैक्टर, यानी कि कोई ऐसी एक्टिविटी में अपने आप को मुब्तला करें जिसमें आपको खुशी मिलती है या आपको सुकून मिलता है। वो पेंटिंग हो सकती है, वो सिंगिंग हो सकती है, वो कुकिंग हो सकती है, वो गार्डनिंग हो सकती है, वो कोई भी हॉबी हो सकती है जो आपके दिल को सुकून दो। आप निटिंग कर लें, आप क्रोशे का काम कर लें, आप गोल्फ, बहुत से लोग स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं जो लोग बड़ा इन्जॉय करते हैं, जिसमें गोल्फ भी आ जाता है, टेनिस भी आ जाता है, आजकल लोग बहुत पैडल खेलते हैं। अगर आपको पेंटिंग या गार्डनिंग का शौक़ है, उसमें मज़ा आता है, तो आप वो ज़रूर करें। अब MEDSRX, ये 6 गोल्डन वर्ड्स हैं, आप याद कर लें। MEDSRX, अक्सर जब हमने फार्मूलाज याद करने होते थे स्कूल में, तो आपको याद होगा व्यूअर्स, हम यही करते थे, हम उसके अल्फ़ाबेट्स याद कर लेते थे ताकि हमें फार्मूला याद हो जाए। तो ये फार्मूला आप याद कर लें, ये आपको ज़िंदगी में कामयाब भी करेगा, सुकून भी आपकी ज़िंदगी में लाएगा, और आपकी ज़िंदगी हमेशा खुशियों भरी होगी। हमारा फ़ोन नंबर है 042992000648। मॉर्निंग एट होम हमारा फेसबुक का पेज है। आइए शेफ़ कनीज़ फ़ातिमा से पूछते हैं कि इन 6 अल्फ़ाबेट्स में से, लेटर्स में से, ये कौन से अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करती हैं। अस्सलाम वालेकुम शेफ़ कनीज़ फ़ातिमा। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले बताओ M, यानी कि मेडिटेट या अपनी मेंटल हेल्थ को कितना टाइम देती हो? काफ़ी अच्छे से टाइम देती हूँ, मतलब कि यानी कि अपने आप को 5 से 10 मिनट डेली देती हो? हाँ, देती हूँ। जिसमें फ़ोन शोन कोई डिवाइस नहीं है, बस चुप रिलैक्स? बिल्कुल। उसमें चाहे आप स्किन केयर कर लो या वॉक कर लो, कुछ भी कर लो। मैं ये नहीं कह रही, ये आप करें। आपने 5 मिनट दिन में चुप करके सिर्फ बैठना है, कुछ नहीं करना, सिर्फ आंखें बंद कर लो। ये कर सकती हो मेरे लिए? और लंबे सांस लेने, बेशक 1 मिनट से शुरू करो। ओके। ये अपनी ज़िंदगी में 1 महीना इम्प्लीमेंट करके मुझे बताना कि कैसा महसूस करती हो। इट्स लाइफ चेंजिंग। अब मुझे बताओ E, एक्सरसाइज करती हूँ। जाती हो जिम शिम, एक्सरसाइज करती हो? अच्छा, आई नो यू डू, वो तो लगता भी है आपकी फिटनेस से। D आ गया, डाइट, खुराक। वो भी बैलेंस रखती हूँ, कभी कभी हो जाता है बट रखती हूँ बैलेंस। ज़्यादातर बैलेंस बैलेंस। S, स्लीप बहुत ज़्यादा करती हो? पूरी नींद करती हूँ, अच्छा, बिल्कुल बहुत करती ज़्यादा हूँ। भी बाय द वे गुड नहीं है। हाँ, गुड नहीं है बट कभी कभार हो जाता है। वैसे 8-9 घंटे तो मस्ट है मेरा, वरना मैं 11 से 12 घंटे भी सोई हुई हूँ। अच्छा, अब आ जाते हैं हम टूवर्ड्स R। R क्या था? क्या था, मैं भूल गई। रिलेशनशिप्स, रिलेशनशिप्स, ताल्लुकात। बिल्कुल। मैं रिलेशनशिप्स में भी मतलब नो कॉम्प्रोमाइज़। अगर आपने किसी के साथ रिलेशन बनाया है तो वो कहते हैं ना, रिश्ता बनाना आसान होता है, निभाना मुश्किल होता है। तो अगर बना लिया है तो फिर उसको अच्छे से निभाओ भी। तो मैं बिल्कुल, मेरे इर्द गिर्द जो भी सर्कल में है, फैमिली, फ्रेंड्स वगैरह, तो उनके साथ मैं अच्छे से अपना रिलेशनशिप को मैनेज रखती हूँ और बैलेंस।
एंड फाइनली आपकी ज़िंदगी में एक्स फैक्टर क्या है शेफ़ कनीज़ फातिमा? वो क्या चीज़ है जो आपको प्लेजर देती है, जॉय देती है? ट्रैवल। देखो कुकिंग तो आप करते हो, ट्रैवल। शेफ तो आप हो, हाँ। और होस्ट भी आप हो, तो वो बिल्कुल। तो एक एस्टैब्लिश चीज़ है ना, वो तो आपका प्रोफेशन बन गया है। तो ट्रैवलिंग। ट्रैवलिंग, ट्रैवलिंग। और वो आपका एक्स फैक्टर है, वो आप बिल्कुल। अपनी ज़ात के लिए करते हो। बिल्कुल। अगर इनमें से कोई भी चीज़ आपकी ज़िंदगी से निकाल दें तो क्या होगा? ये सारी चीज़ें बहुत नेसेसरी हैं, सबकी सब। कोई भी चीज़ नहीं निकाली जा। बिल्कुल नहीं निकाली जा सकती। अब देखिए व्यूअर्स, अगर एक यंग बच्ची ये चीज़ अंडरस्टैंड करती है, हमारा यूथ अगर ये बात अंडरस्टैंड करता है, तो हम लोग एज एडल्ट्स क्यों नहीं समझते? ये एक बहुत बड़ा एलिमेंट है, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आज मैंने रेज करना था कि हमारे यूथ में ज़्यादा कोहेरेंस है इन चीज़ों की। मैंने ये भी करना है, मैंने ये भी करना है, मैंने ऐसे भी केयर करनी है अपनी, वो भी चीज़ें करनी है। लेकिन एक पूरी जनरेशन है जो बॉदर ही नहीं करती। अपनी सेहत को हमेशा साइडलाइन करना है, अपने आप को हमेशा परे करना है। और यहाँ पे मैं होम मेकर से बहुत गिला करना चाहूँगी, आप लोग बिल्कुल भी अपना ख्याल नहीं रखती हैं। आपकी टोटल तवज्जो होती है घर। मुझे बताओ, मामा अपना ख्याल रखती हैं? नहीं, मेरी मामा से यही होता है, वो बस घर का काम, घर का काम, घर का काम। इवन मैं उन्हें बहुत कन्विंस करती हूँ कोई एक्सरसाइज वगैरह ये तो वो नहीं, घर मेरे का पास टाइम नहीं है। मेरे पास टाइम नहीं है, मैं time टाइम नहीं। निकालना पड़ता है। एग्जैक्टली। और इवन एक ये भी मिथ है कि हम घर का काम कर रहे हैं, ये भी एक एक्सरसाइज ही है, बट नहीं। घर के काम में आपके हाथ हिल रहे हैं, मतलब आपकी टांगें हिल रही हैं, बट बाकी बॉडी की मूवमेंट नहीं हो रही, तो उसके लिए आपको एक्सरसाइज करनी पड़ती इतना है। छुटकू से बच्चे को अगर इतनी ज़्यादा कॉमन सेंस है व्यूअर्स, तो फिर हम ख़वातीन क्यों अपने आप को इतना इग्नोर और नेगेट करते हैं? हमसे मुराद मैं भी करती हूँ, नींद पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँगी, एक्सरसाइज छोड़ दूँगी। अब अरसा हो गया स्टार्ट करती हूँ एक्सरसाइज। अब आजकल पैडल खेल रही हूँ हफ्ते में 2 दफ़ा, वो भी क्योंकि फ्रेंड्स धक्का दे के ठुडे मार के मुझे ले जाती हैं। तो चले मेरा एक्स फैक्टर तो कुछ आ गया उसके अंदर, म्यूज़िक सुन लेती हूँ, कर ले, बट टाइम ही नहीं मिलता। टाइम बनाना पड़ता है, बिल्कुल सही आपने कहा। और मैं भी अब कोशिश करूँगी कि इन चीज़ों के ऊपर फोकस करूँ। तो व्यूअर्स, जस्ट एज अ क्विक रन डाउन, MEDSRX, आपने मेडिटेट करना है, अपनी मेंटल हेल्थ पे तवज्जो देनी है। और खुदा न खास्ता अगर आप किसी मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम या इशू में मुब्तला हैं, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, नींद की प्रॉब्लम हो रही है, तो डॉक्टर से फ़ौरन रुजू करें। अपने आप को टॉर्चर से गुजारने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़ुकाम खांसी होती है, बंदा डॉक्टर पे भाग जाता है। अगर जहनी किसी भी दबाव का आप शिकार हैं, तो उसका चेकअप कराएं और उसका भी इलाज करें। एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी, डाइट, अच्छी खुराक लेना हम सब की ज़रूरत है। एस यानी कि अपनी नींद, स्लीप को ज़रूरी है पूरा करना। फिर आर यानी कि आपने अपनी रिलेशनशिप्स, अपने ताल्लुकात पे तवज्जो देनी है। और एक्स, ज़िंदगी में क्या एक्स फैक्टर है? कोई ऐसी चीज़ जो आपकी ज़ात के लिए, आपके लिए है। आप बच्चों की नहीं बात करी, हस्बैंड की नहीं बात करी, अपनी ज़ात के लिए आप क्या करती हैं या करते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसका जवाब मुझे नहीं चाहिए, ये जवाब आपने अपने आप को देना है। यहाँ पे हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद शेफ़ कनीज़ फातिमा के किचन में जाएंगे, देखेंगे कि आज वो हमें क्या लजीज सी डिश बनानी सिखाएंगी। आप हमारे साथ रहिएगा। अरे आप तो वापस भी आ गए, वेलकम बैक। हम आ गए हैं शेफ़ कनीज़ फातिमा के किचन में, और मैंने तो बॉदर भी नहीं किया कि मैं साइड पे जाके बैठूं। आज डिश ही ऐसी कुछ बन रही है जो हर बंदे की फेवरेट है। अच्छा, एवरीबडी नोज दैट आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ चिकन, लेकिन जो आज आप डिश बना रही है वो मैं बहुत शौक से खाती हूँ। ओके, तो फिर इसीलिए आपसे बनवा आज क्या बना रही हैं? सबसे पहले तो मैं अपने काम का आगाज़ करूँ ना ज़रा अपने हाथों को धो के। तो आप बताइए हमारे व्यूअर्स को कि आज आप क्या बनाना चाह रही हैं? आज जो बनने जा रहा है वो है बोनलेस मखनी हांडी। तो उसके इंग्रेडिएंट्स मैं तब तक शेयर कर देती हूँ आप आपसे। मुझे तब तक ये बता दें कि यहाँ पे मैंने क्या काम ओके, स्टार्ट करना है। यहाँ पे आपने ऑयल डालना पैन में। ऑयल डालने के बाद ये प्याज है, इसको आपने ब्राउन करना। ठीक है, ठीक है, मैं ये करती हूँ। अब आप अपनी रेसिपी की तरफ आ जाए, ताकि साथ साथ हमारा ऑब्जेक्टिव यही होता है व्यूअर्स कि आपको साथ साथ चीज़ें करके दिखाए, ताकि आपको समझ आए कि हाउ इजी इट इज़ एंड हाउ क्विक इट इज़। हम पहले से प्रिपेयर करके आ सकते हैं, जिस तरह बहुत से शोज़ पे होता है कि लोग जो है वो कह रहे होते हैं कि जी हमने बनाया है, बट वो पीछे पीछे से उठा के निकाल रहे होते हैं। हम तो ऑन द स्पॉट आपकी चीज़ें तैयार करते हैं ताकि आपको पता चले कि हम बना क्या रहे हैं। जी, कितना ऑयल? बस बहुत है। मोर देन बहुत। ओके, चलिए अब आप अपने उसके
अच्छा जी, तो इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं। जो हमें चाहिए बोनलेस मखनी हांडी के लिए वो है चिकन बोनलेस 1 किलो, मक्खन 1/4 कप, हरी मिर्च 2 खाने के चम्मच, अदरक लहसुन पेस्ट 1 खाने का चम्मच, प्याज आधा कप, टमाटर 3 अदद, दही 1.5 कप, सुरख मिर्च पाउडर आधा खाने का चम्मच, ज़ीरा आधा खाने का चम्मच, साबुत धनिया आधा खाने का चम्मच, कलौंजी आधा खाने का चम्मच, काली मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, हल्दी आधा चाय का चम्मच, नमक हस्बे जायका, गर्म मसाला आधा चाय का चम्मच, बादाम पेस्ट 1/4 कप, क्रीम आधा कप, कसूरी मेथी 1.5 खाने का चम्मच, हरा धनिया और अदरक गार्निशिंग के लिए। दैट्स इट। और दैट्स इट क्या 8000 इंग्रेडिएंट्स बता दिए सानू, दैट्स इट। लेकिन डलने तो बिल्कुल कम क्वांटिटी में है ना। हाँ ये भी सच है। अच्छा यहाँ पे हमने अब क्या करना है? सेट कर ले बस। अब जो है वो प्याज लाइट ब्राउन होगी। लाइट ब्राउन होने के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा अदरक लहसुन पेस्ट ऐड करनी। और इस पॉइंट पे हम डालेंगे साबुत गरम मसाला इसी स्टेज पे। यस। अच्छा जी साहब। अच्छा अब आप ये बाय द वे मैंने आपको दिखाना था, अब ये देखें, ये ज़रा पहले हमारे व्यूअर्स को इसके बारे में बताएं, आपने ये क्या किया हुआ है? मैं बताती हूँ मैंने क्या किया हुआ है। ऑनेस्टली ये जो एक डिब्बी है ये मैंने आई गेस 50 या 60 रुपीज़ 50 या 60 रुपये है। हाँ, अब इसके अंदर ये वाला भी ऑप्शन है, ये वाला भी ऑप्शन है, ये देखें, और ये वाला भी ऑप्शन है। और आप ये देखें कि इन्होंने कितने अच्छे से इसको लेबल भी कर लिया। हाँ। किचन में आधा स्यापा ये होता है, आए हाय फलां चीज़ कहाँ पड़ी हुई है। अब और अक्सर गलत मसाला भी डल जाता है क्योंकि मसालों की शक्लें बड़ी सिमिलर होती हैं। ये जी चला गया हमारा साबुत गरम मसाला जो कि था 1 खाने का चम्मच। ठीक है, इसमें से मैं थोड़ी सी सॉरी उठा लेती हूँ। इसमें हम थोड़ी सी दालचीनी भी डाल देते हैं और जो उसमें लौंग है क्योंकि अक्सर उसमें ना बाकी चीज़ें आ जाती है। हाँ जी चलिए जी डाल लो। क्या तो ये आप इसको ख़रीद के आराम से कोई आपका 20 मिनट लग जाएंगे। पहले आप चिप्स बनाएं और टेपिंग करके अच्छे से लिख दें। दैट्स इट। हाँ आपने लेबल्स बनाए और आपने आराम से जो है ना उसको फिर उसके अंदर नहीं भी बनाने का दिल कर रहा आप उसको लैपटॉप या कंप्यूटर पर टाइप करें, उसका प्रिंट निकलवाएं और उसको पेस्ट कर दें। और बाय द वे स्टिकर्स तो आपको बने बनाए वो भी मिल जाते हैं। हाँ। बिल्कुल ऑनलाइन मिल जाते हैं और मार्केट से भी। अच्छा जी बैक टू द रेसिपी। अब जो अनियन है वो ब्राउन हो रही है। वो ब्राउन होने के बाद अब इसमें हम जाएगा अदरक लहसुन पेस्ट। तो कोई 5 मिनट के बाद हम इसके अंदर डालेंगे। अभी ज़रा इसको टाइम लगेगा। अच्छा बट प्रोसीजर पहले बता दो ना। अच्छा जी प्रोसीजर हम तब तक बता देते हैं। वो ये है कि इसके बाद अदरक लहसुन पेस्ट जाएगी। अदरक लहसुन पेस्ट जाने के बाद इसके अंदर 2 अदर टमाटर हैं वो जाएंगे। 2 अदर टमाटर डालने के बाद जो 1 kg बोनलेस चिकन है वो इसमें ऐड की जाएगी। उसकी अच्छे से भुनाई की जाएगी। उसकी अच्छे से भुनाई करने के बाद उसके अंदर हम जितने मैंने स्पाइसेस मेंशन किए हुए हैं वो सारे के सारे स्पाइसेस ऐड होंगे। और आपने उसके अंदर दही डालनी है। दही डाल के आपने अगेन उसकी भुनाई करनी है जब तक दही का जो पानी है वो अच्छे से ड्राई ना हो जाए। और आपने लास्ट पे क्या करना है, क्रीम ऐड कर देनी है। क्रीम आपने बिल्कुल लास्ट पे ऐड करनी है। उसको आपने ओवर कुक नहीं करना। अगर ओवर कुक करेंगे तो उसका जो टेक्सचर होगा एक तो वो ख़राब हो जाएगा। लास्ट पे आपने क्रीम डाल के और एक और इंग्रेडिएंट है जो लास्ट पे डालना है वो है कसूरी मेथी। वो आपने गार्निशिंग करनी है फॉर द एरोमा। उससे बहुत अच्छा एरोमा आएगा हांडी का। और आपने गार्निशिंग कर देनी है अदरक, हरी मिर्ची, धनिया जो भी आपको पसंद है। और हाँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट मक्खन। जो मक्खन है हम जब अदरक लहसुन पेस्ट और वो चिकन की भुनाई कर लेंगे ना उस पॉइंट पे हम मक्खन डालेंगे। क्योंकि अभी डाल दिया ना तो इन सब चीज़ों के साथ पक पक के ना वो जल जाएगा। वो जल जाता है। वो जल जाता है। तो वो जो उसका फ्लेवर होगा ना वो ही पूरा गेम चेंजर होगा। अच्छा यहाँ पे मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगी कि आपकी नज़र में किचन के अंदर ऑर्गेनाइजेशन कितनी ज़रूरी है? क्योंकि बहुत सबसे ज़्यादा डिसऑर्गेनाइज कमरा जो होता है ना घर का वो किचन होता है। नहीं हर चीज़ उसमें जो है ना मतलब लोगों ने रखी, मतलब ऑब्वियसली बर्तन बांटने में तो बड़ा मीन इसके खाने की जब हम बात करते हैं कुकिंग करने लगते हैं तो अच्छा जी चलो हम कढ़ाई बनाएं, चूल्हे पे आपने देश की रख दी, अब आप प्याज ढूंढ रहे हैं, टमाटर ढूंढ रहे हैं, फ्रिज में से इस टाइम एक प्याज उस दराज से मिल रहा है तो एक उससे मिल रहा है। तो ये जो है ना चीज़ें ये आपका टाइम भी वेस्ट करती हैं और ये आपका काम खराब भी करती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। वो कहते हैं कि जो आप कितने वेल तो कोई किचन ऑर्गेनाइजेशन की टिप्स शेयर कर सकते हो? एक तो हमने बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया ना कि जैसे कि आपकी ये बॉक्सेस या आपने बॉटल्स ले ली, कहीं से भी ले ली और बल्क में लो तो वैसे ही सस्ती मिल जाती है। और मसाले हमारे इतने होते हैं पाकिस्तान में कि खत्म नहीं 20-25 तो आप बोतलें ले ली। आपने ये ले ली, बड़ी साइज की ले ली, छोटी ले ली और उसके ऊपर आपने इस तरह से स्टिकर लगा दी। एक ये हो गया तरीका। और बताओ क्या तरीके? उसके अलावा और भी बहुत सारी ऐसी बकेट्स आ गई हुई हैं जिसमें आप एक प्याज की बनाओ, एक लहसुन की बनाओ, अदरक वैसे ही आपका फ्रिज में होता है
और उनको अच्छे से आप कंटेनर्स ले लो, एयर टाइट कंटेनर, जिसमें फॉर एग्जांपल कोरिएंडर है, आपने कट करके रखना है, और दूसरा अदरक को भी आप कट करके एयर टाइट कंटेनर में रखें। मतलब ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो कहते हैं ना कि आप कितने वेल ऑर्गेनाइज्ड हो, यहाँ आपके यहाँ वॉशरूम से पता चलता है या किचन से पता चलता वेल ऑर्गेनाइज यार, क्या साफ सुथरे कितने हो। है। बिल्कुल, ये भी तो कितने प्रॉब्लम साफ है, सुथरे सफाई हो। सुथराई लोग नहीं रखते। क्या करते हैं, मैंने तो ऐसे लोग भी देखे कि हांडी में खाना बना रहे हैं और हांडी में पहले का खाना लगा हुआ है, जैसे कि मतलब धोया है बट सही तरह से नहीं धोया, ऐसे अब ही उस पे साबुन भी लग गया, उस पे खाना भी लग गया, वो मतलब काफ़ी एक अनहेल्दी चीज़ हो जाती है। बहुत ज़्यादा। देन उसी तरह बहुत से लोगों के घरों में होता ही है कि खाना शाना बनाया, उधर चीज़ें गिर गई, इधर चीज़ें गिर गई, हुआ क्या कि कॉकरोच, वो आपके कीड़े सालन में मकोड़े। से भी होके चला गया, एक चक्कर लगा के आओ और आपको पता भी नहीं है। हाँ, और वो एक सोशल मीडिया पे मीम थी ना कि जायके ऐसे ही बनते हैं। हाय हाय ग्रोस। नहीं, जायके बिल्कुल ऐसे नहीं बनते बिल्कुल भी ऐसे हैं। नहीं और यहाँ बनते। पे एक और मैं बात आपको पॉइंट आउट करूंगी कि गाइस देखें, खाना शाना ये सारी चीज़ें आपके अंदर जानी है, आपने कंज्यूम करनी है, आपके घर वालों ने खानी है, तो थोड़ा सा ध्यान से और तरीके से अगर अपनी, एक तो डाइट प्लान आपका कितना भी अच्छा हो, आप खाना सफाई सुथराई से नहीं बना रहे तो दैट्स अ प्रॉब्लम। लोग पानी की बोतलें होती हैं, उनके अंदर पानी की बोतलों में पानी डाल के रख देते, महीनों वो बोतल नहीं धोई जाती कि भाई उसमें तो पानी है, उसके ऐसे ही नीचे है। एक तय जम जाती है। हाँ, वो एक येलोइश सा टेक्सचर आने लग जाता है वाटर बोतल का भी। सो खाने पीने की, और बाय द वे घर में भी जो आपके पास बॉटल्स और चीज़ें हैं, जैसे बच्चों की वाटर बॉटल्स हैं, वो उनको प्रॉपर तरीके से डिसइंफेक्ट करके सही तरीके से धोया करें। बड़े लोग जो हैं वो उसका ख्याल नहीं करते। अच्छा, अब हमारे अनियंस हो गए हैं। अनियंस हो गए हैं, अब इसमें अदरक लहसुन पेस्ट जाने लगा है, जो कि 3 खाने का चम्मच है। ठीक है, चलो जी, ये भी हो गया। अब इसको हम थोड़ा सा कुक करेंगे ताकि इसका कच्चापन निकल जाए अदरक लहसुन का। और सेंटर में नहीं है। चलो, अच्छा, अब आपने नेक्स्ट चिकन को रेडी करना है। नेक्स्ट चिकन को रेडी करना है। मैं उतनी देर चिकन को स्ट्रेन कर लूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं ये भी आपको बताऊंगी व्यूअर्स के एट द एंड ऑफ द डे आपके ऊपर चॉइस है ना। किचन की सारी चीज़ें तो आपके कंट्रोल में है, जो चीज़ें कंट्रोल में नहीं है, जैसे कि बजट जो है, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास इतने पैसे नहीं होते कि हम महंगी महंगी चीज़ें या हर रोज़ मटन खाएं या बीफ खाएं या ये चीज़ें खाएं। ओके, लेकिन जो चीज़ें खा रहे हैं वो तो एक अच्छे साफ़ सुथरे अंदाज में बनाए ना। बर्तन भांडे गंदे पड़े हुए हैं, गंदी प्लेटों के अंदर खाना सर्व कर रहे हैं, घर में अलमारियों में अगर सामान पड़ा हुआ है तो उन अलमारियों को महीनों नहीं साफ़ किया, बिकॉज मतलब बंद तो है अलमारियाँ। वो वाकई में एक आपको शो पता है केस हम ही रह किचन की जाता है। अलमारियों को एटलीस्ट हफ्ते में एक दफ़ा जो है चीज़ें निकाल के पूरी डस्टिंग वगैरह सफाई करते हैं, क्योंकि प्लेटें अगर धुल भी रही हैं लेकिन अगर डस्ट से बड़ी हुई अलमारी में है जिसमें जाले लगे हुए हैं तो दैट इज़ अ प्रॉब्लम। वो धुलने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, वो बार बार उसी डस्ट पे जा रही है और फिर आप निकाल के उसी में खा रहे हो, तो फ़ायदा क्या हुआ। एग्जैक्टली। यहाँ पे अब हम अदरक लहसुन को कुक आउट कर रहे हैं ताकि उसके अंदर जो लिक्विड था थोड़ा सा वो ड्राई आउट हो स्मेल जाए। ख़त्म हो जाए आपके खाने में, इतना वो डोमिनेंट ना हो स्मेल। वैसे खाना आँखों से ज़्यादा स्मेल से बनता है। बिल्कुल। आपको किसी भी चीज़ की, अगर आप एक्सपर्ट हो अपने काम के अंदर, तो आपको किसी भी चीज़ का पता चल जाता है स्मेल से। तो इस पॉइंट पे अब हम डालेंगे मसाले, जिसमें जाएगा आधा खाने का चम्मच कोरिएंडर पाउडर, धनिया पाउडर, और टर्मरिक हल्दी, ये 1/2 टीस्पून है, और ये चिली फ्लेक्स। ये आपने इतना ज़्यादा नहीं डालना, ना ही लाल मिर्च पाउडर इतना डालना है और ना ही चिली फ्लेक्स ये डालने हैं। मिर्चों वाली नहीं है डिश। हाँ, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि एक तो उसका कलर ख़राब करेगा और टेस्ट को भी ख़राब करेगा। और ये रहा ब्लैक पेपर कि पाउडर। जब आप अदरक लहसुन की फ्रेश पेस्ट बनाते हैं और अगर आप पानी डाल के बना रहे हैं ना, तो याद रखिएगा कि उसके फिर पानी और ऑयल, मतलब ऑयल को सेपरेट होने का वेट किया करें, दूसरी वो चिकन वगैरह डालने से पहले। बिल्कुल। और ये है 1/2 टेबल स्पून ब्लैक पेपर। ठीक हो गया। और ये रहा गरम मसाला, जो कि है 1 टीस्पून। बिल्कुल चलेंगे। ये अब देखिए, इस पॉइंट पे हमारे चले जाएंगे टमाटोस। पहले चिकन नहीं भूनेंगे? ये पहले कर लेंगे। ठीक है, तो यानी कि मसाला मुका लेंगे। हाँ, पहले मसाला कर लें, क्योंकि मसाला इसका मेन होता है। किसी भी डिश की मेन चीज़ एक्चुअली मसाला ही होती होता है। अगर आप मसाला बनाना सीख जाए ना, तो बस पीछे फिर कोई काम नहीं रहेगा। या तो उसके अंदर फिर आपने चिकन डालनी है, या सब्ज़ी डालनी है, या मटन डालना है, या बीफ डालना है। बस आपका जो मसाला है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। अब आप इसी टमाटर को एज इट इज़ अगर ग्राइंड करके भी इसमें डाल दें
ग्राइंडर में डाल के इसको ग्राइंड कर दें। बिल्कुल। तो वो आपका एक तो टाइम भी कम हो जाएगा, वो जल्दी जल्दी से उसका पानी ड्राई होगा और वो अच्छे से मैश हो जाएगा। अब इसमें पानी डालूं थोड़ा सा? नहीं, अभी टमाटोस का पानी निकलेगा। अभी निकलेगा, तो इसको हम मज़ीद भूनेंगे और उसके इसको बाद हम इसमें मज़ीद भूनेंगे और फिर हम इसमें चिकन डालेंगे। चिकन डाल देंगे। एक काम करते हैं, चिकन भी साथ डाल देते हैं, दोनों इकट्ठे इसकी भुनाई हो जाएगी। हाँ, बिकॉज वो तो इसका तो वो वाला इशू ही नहीं है ना टाइम का। हाँ, क्योंकि बोनलेस बहुत जल्दी हो जाता है। एग्जैक्टली, तो वो साथ ही कुक जाएगा और साथ में कुक हो जाएगा और हमारा जो टमाटर है वो भी, उसका भी पानी और इसके भी पानी में अच्छी खासी आपकी कुकिंग हो जाएगी। आपके लिए ज़रूरी नहीं होगा कि आप इसमें इतना कोई लिक्विड डालें। बिल्कुल। थोड़ी सी बुनाई करके अगर डालें लिक्विड तो बेहतर होता है। अब जो हमारी जो पकने पकाने वाली चीज़ें थी वो हो चुकी हैं। अब इस पॉइंट पे हम बटर डाल सकते हैं और ये पूरा बटर डलेगा। बिल्कुल। तो आपकी ये जो हांडी होगी ना, बहुत मज़े की बनने वाली है। बिल्कुल ठीक है, बटर आ गया और क्रीम भी। अब याद रखें कि फ्रॉम अ न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू ये एक हैवी डिश है। आप इसको ये नहीं कह सकते हैं कि ये कोई मतलब हेल्थ वाइज इसमें फैट का कंटेंट ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा है, क्योंकि क्रीम भी जा रही है, बटर भी जा रहा है, ऑयल तो ऑलरेडी है ही है। तो देखिए, हम तो कभी भी ये नहीं कहते कि आप अपनी फेवरेट या मज़े की चीज़ें ना खाएं, लेकिन डेली आप ऐसी डिश नहीं बना सकते बिकॉज वो बहुत हैवी हो जाता है। और अगर खाना है तो बैलेंस खाओ, कम क्वांटिटी में खाओ, एक प्रोपोर्शन होना चाहिए, नहीं कि दो तीन प्लेट्स भर भर के। बैलेंस ही तो ढूंढना मेरी जान लोगों के लिए मुश्किल होता है। दैट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम। पीपल कांट फाइंड बैलेंस बिकॉज हमें समझ नहीं आती कि हमारी रिक्वायरमेंट एक्चुअली क्या है बॉडी की। अब देखें ना, ये हमने डाल दिया है, ये कुक हो रहा है। अब जब ये पक जाएगा, इसमें एट एनी पॉइंट पानी डलेगा? नहीं, अभी चिकन का भी पानी ये होगा क्योंकि चिकन फ्रोज़न थी, और साथ ही साथ टमाटोज़ का भी पानी निकलेगा। पानी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जब इसका पानी अपना ड्राई हो जाएगा, ये अपने ही पानी में अच्छे से पक जाएगा, उस पॉइंट पे आपने अगेन दही डालनी है। दही डाल के उसकी आपने अच्छे से भुनाई करनी है, क्योंकि दही का भी पानी होगा तो वो उसमें अच्छे से बन जाएगा। तो इसमें आपको पानी बिल्कुल ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी बोनलेस है। तो बोनलेस को वैसे भी इतना टाइम नहीं लगता पकने में। आप वैसे अगर थाई मीट में बनाएं तो वो ज़्यादा मज़े का होता वो है। जूसी हो जाता है। या आप थाई और ब्रेस्ट को अगर मिक्स कर लें तो हाँ, वो भी एक बैलेंस पूरी चिकन जो है वो करवा ले। वैसे मैं एक बात बताऊं, मुझे तो मखनी चिकन आई नो होती तो बोनलेस ही है यूजुअली, लेकिन मैंने एक दफ़ा अपनी फ्रेंड की तरफ हड्डी वाली खाई। ठीक है, उसने हड्डी वाली छोटे छोटे पीसेस चिकन के कटवाए हुए थे विद बोन। तो मैंने तो उसने कहा कि यार ये वो है, बट मैंने विद बोन बनाया है। असल में मेरे घर वाले ऐसे ही पसंद करते हैं। मैंने कहा अच्छा, मैंने ट्राई किया तो मैंने कहा ये तो बड़े मज़े का। उसने कहा चिकन में जो हड्डियों की यखनी निकलती है ना, हाँ, उसका कोई नेमल बदल नहीं है। ऐसे ही है। सो अगर आप बना ही रहे हैं घर पे और अगर आपको इशू नहीं है बोन्स का, तो आप हड्डी समेत बना लें तो यखनी उसकी बड़े मज़े की। क्योंकि अगर आप बिल्कुल ब्रेस्ट यूज़ करते हो वो बहुत ड्राई हो जाता है, बहुत ड्राई हो जाता है। सो विद बोन्स जो है वो एक बेहतर ऑप्शन होता है। अच्छा, क्योंकि अब हम ब्रेक की तरफ जाना है तो जल्दी से इनको रिकैप दे दो हमारे व्यूअर्स को। अच्छा जी, तो ये करना है कि आपने ऑयल डाल लिया, ऑयल के बाद आपने उसके अंदर प्याज डालनी है, उसको ब्राउन करने के बाद अदरक लहसुन पेस्ट जाएगी, साबुत गरम मसाला जाएगा, साबुत गरम मसाला डालने के बाद टमाटर जाएगा, उसकी अच्छे से भुनाई करने के बाद जो स्पाइसेस आपको बताए गए थे वो डाल दिए जाएंगे, और देन बोनलेस चिकन को ऐड किया जाएगा। उसकी अच्छे से भुनाई करने के बाद जब इसका पानी ड्राई हो जाएगा, उस पॉइंट पे आपने दही ऐड करनी है। दही ऐड करने के बाद आपने अगेन उसकी भुनाई करनी है, और दही डालने से पहले आपने बटर भी ऐड कर देना है, और उसको आपने अच्छे से बनाना है। जब ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो जाएगा चिकन से, उस पॉइंट पे आपने लास्ट पे क्रीम ऐड कर देनी है। क्रीम को आपने बिल्कुल ओवर कुक नहीं करना। क्रीम डाल के आपने गार्निशिंग कर देनी है। गार्निशिंग में हमारे पास है कसूरी मेथी है, अदरक है और हरी मिर्ची है, और उसको आपने डिश आउट कर देना। आप उसको रोटी के साथ, पराठे के साथ, या जो भी प्लेन राइस के साथ भी आप खा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमें ब्रेक की तरफ जाना है व्यूअर्स। ये तो देखें ना, ऑलमोस्ट डन है खाना आपके सामने, लेकिन हमने जिस चीज़ की बात करनी है वो प्रॉब्लम अनफॉर्चुनेटली इतनी आसानी से डन नहीं होती। वो है फाइब्रोमाइल्जिया। अब पता नहीं आपने कभी इसका नाम सुना है कि नहीं सुना। फाइब्रोमाइल्जिया बेसिकली, अगर आसान अल्फाज में एक्सप्लेन करूँ जिनको है, जब मेरी उनसे बात हुई, मैंने भी डेवलप हो गया था मुझे, कि आपको दर्द हो रही है एक जगह पे, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा आपको कोई बीमारी नहीं है, लेकिन पेन हो रही है और इतनी शदीद हो रही है कि आप हिलने जुलने से फारिग हो गए, कभी गर्दन में कभी बैक में। तो ये फाइब्रोमाइल्जिया जो नई एक टर्म आई है, या शायद पहले भी थी, इसका मतलब क्या है और इतने ज़्यादा लोगों को क्यों हो रही है और इसका हल क्या है, ये हम डिस्कस करेंगे ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। इस वक्त हमारे साथ एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं जो जब लास्ट टाइम प्रोग्राम पे आए थे तो मैंने इनसे वादा लिया था कि हम
इस टॉपिक पे बात करेंगे जिस पे हम आज बात करने जा रहे हैं, जिसका नाम है फाइब्रोमाइल्जिया। नाम भी औखा सा है, लगती भी औखी सी चीज़ है, एक्चुअली है क्या, हमें गाइड करेंगे पेन मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट डिपार्टमेंट ऑफ रेडियोलॉजी एट मेयो हॉस्पिटल, किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी, डॉक्टर शहजाद करीम भट्टी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। अब आपने देखा ना डॉक्टर साहब, हम जब कमिटमेंट करते हैं अपने व्यूअर्स को तो फिर हम वो पूरी करते हैं। आई एग्री। सो फाइब्रोमाइल्जिया, सबसे पहले तो समझाएं कि इसका मतलब क्या है, ये है क्या, व्हाट इज़ इट अ बीमारी, इज़ इट अ डिजीज़, इज़ इट अ मेंटल प्रॉब्लम, क्या है ये बड़ा ज़बरदस्त सवाल है और आपका बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक है। एज ए पेन मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट हमें हर रोज़ बेशुमार ऐसे पेशेंट्स और ख़ास तौर पे ख़वातीन से वास्ता पड़ता है जो जिस्म की मुख्तलिफ़ हिस्सों की दर्दों के साथ आते हैं। फाइब्रो से मुराद है पेन और माइल्जिया का मतलब है जिस्म मस्कुलर पेन्स। अब होता क्या है, पेशेंट आते हैं जी कि मुझे जिस्म में दर्दें होती हैं। कहाँ पे दर्दें होती हैं? अबव द वेस्ट एंड बिलो द वेस्ट। इसका मतलब ये हुआ कि आपको कमर में, ख़ास तौर पे गर्दन में, गर्दन के पीछे जो नीचे दो मसल्स हैं उनमें, और बाज़ औक़ात हिप्स में पेन शुरू हो जाती है। बिल्कुल। और ये ऐसी बुरी पेन होती है कि जो हर वक्त होती रहती है। आप अपने घर वालों को बताएंगी, ख़ास तौर पे चूँकि फ़ीमेल्स होती हैं मोस्टली, दे आर द पेशेंट्स। वो अपने घर वालों को बताती हैं, वो जाके उनके टेस्ट कराते हैं, वो जाके डॉक्टर्स को दिखाते हैं। डॉक्टर साहब बुरा ना मनाएं, सबसे पहले तो जब कोई खातून घर पे कहती है मुझे दर्द हो रही है, तो अगले कहते हैं कि ये तो बड़ी नॉर्मल चीज़ है, या फिर कहते हैं कि ड्रामे कर रही है। और स्पेशली ये ऐसी बीमारी है कि जब इलाज के लिए तशखीस के लिए लेके भी जाएं तो 90% लोग तशखीस ही नहीं कर पाते। बिल्कुल ऐसे ही है, जिसकी वजह से फिर घर वाले कहते हैं तो ड्रामे नहीं ख़त्म होंगे। बिल्कुल ऐसे ही, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। और ये इसी तरह ही होता है और ऐसे ही लोग प्रेजेंट करते हैं। अब दूसरा सवाल ये होता है जी कि अब पहले तो डायग्नोज कैसे करें। मुझे पहले पता है इसकी वजह क्या है, पहले तो वजह की तरफ आते हैं ना। अच्छा, इसमें ना 2-3 चीज़ें हैं। ये स्पेशली फीमेल्स में तकरीबन 5 टाइम्स ज़्यादा होती है, बट मर्दों में भी होती है, मर्दों में भी होती है, बच्चों में भी होती है, बच्चों में भी होती है, बुजुर्गों में भी होती है, बुजुर्गों में भी होती है, लेकिन मोस्टली 25 to 50 ईयर्स के बीच में ये दर्दें बहुत ज़्यादा होती हैं। अच्छा, और ख़ास तौर पे अगला सवाल ये सोचता है बंदा कि ख़वातीन में क्यों ज़्यादा होती हैं। देयर आर 2-3 रीज़न्स। नंबर 1, एक तो ख़वातीन का जो हार्मोनल स्ट्रक्चर है, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये चीज़ें पेन को थोड़ा सा ज़्यादा समझें कि उसको प्रोपिगेट करती हैं। नंबर 2, जो ख़वातीन के अंदर जो पेन को बर्दाश्त करने की सलाहियत है, या ये समझें उनकी जो कैपेबिलिटी है वो थोड़ी कम होती है। नंबर 3, जो पेन को जनरेट करके जो उसको प्रोपिगेट करते हैं, मतलब आगे पेन को भेजते हैं सिग्नल, वो ख़वातीन में अगर बंदों में 1 है तो औरतों में 3 से 4 होते हैं। सो पेन की जो दिमाग वो ज़्यादा प्रोसेस करता है तो उनको पेन महसूस ज़्यादा होती है। ये 2-3 रीज़न हैं साइंटिफिक जिससे दर्दें हो रही होती हैं। अच्छा, उसके बाद होता ये है कि अब आपने बता दिया जी दर्दें आपको हो रही हैं। अब अगला सवाल ये होता है कि दर्दें तो हो गई, जिस्म भी टूट रहा है, कमर में भी दर्द हो रही है, नींद भी नहीं आ रही, थकावट हो रही है, चिड़चिड़ापन है, बात करने को दिल नहीं कर रहा, काम करने को दिल नहीं कर रहा, तो अब क्या करें? अच्छा, अब कैसे पता चलेगा कि किसी को ये मसला है, मतलब डॉक्टर पे जाना चाहिए, उसके सिम्टम्स क्या हैं? डॉक्टर पे जाना उस वक्त चाहिए जब आपको ये महसूस हो कि मैंने नींद पूरी की, 6 घंटे 8 घंटे नींद पूरी की, लेकिन मुझे जब भी मैं उठी या उठा, आई एम स्टिल नॉट फ्रेश। अच्छा कि जी मुझे भी थकावट है, घर की प्रॉब्लम है आजकल। अच्छा, उसके बाद एक और चीज़ है, उसको हम कहते हैं फाइब्रोफॉग। फाइब्रोफॉग का मतलब ये है कि आप वैसे, मैं आपके सामने बैठा हूँ, आपको मेरा नाम भूल जाएगा। आपने अपने मुलाजिम को बताया काम करने के लिए, आपको ये भूल जाएगा कि इसको मैंने क्या कहना था। सामने पड़ी हुई चीज़ें बंदे को याद नहीं आती, यानी दिमाग में ऐसी फॉग इकट्ठी हो जाती है कि आपको समझ नहीं आती। हाँ। जी, तो उसको फाइब्रोफॉग कहते हैं फाइब्रोमाइल्जिया के लिए। अच्छा। कि जी आपको समझ नहीं आ रही होती कि याददाश्त में कमी होनी शुरू हो जाएगी, चीज़ें भूल जाएंगी, फिर टेम्पर वेरिएशंस आनी शुरू हो जाएंगी, एकदम गुस्सा आएगा, एकदम आपको ये सोचेंगे अच्छा अब मेरे से गलती हो गई। फिर जब आप जब भी हम थकावट में आते हैं, जब हम फटीग्ड होते हैं, जब हम स्ट्रेस्ड होते हैं, तो हमारे पास एक वे आउट होता है कि अच्छा 4-6-8 घंटे की स्लीप ले लूँगा या ले लूँगी तो मैं फ्रेश उठूँगी। जब वो भी सो के भी फ्रेशनेस नहीं आई, तो फिर अगला जो दिन होता है वो मज़ीद उससे ज़्यादा चिड़चिड़ापन शुरू हो जाता है। अब देखें ना व्यूअर्स, हमने प्रोग्राम की शुरुआत में ही आपसे बात की कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमें ज़िंदगी में इनकॉर्पोरेट करनी चाहिए।
हमने आपको कहा कि जी मेडिटेट करना चाहिए, मेंटल हेल्थ पे काम करना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, डाइट को ठीक करना चाहिए। फिर हमने एस कहा, स्लीप की बात की। अब स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा। बिल्कुल। और अगर आपकी नींद, आप 6-8 घंटे सो भी रहे हैं लेकिन आपकी नींद एक तरह से पूरी नहीं हो रही, तो देयर इज़ अ मेडिकल प्रॉब्लम। उसी के साथ हमने फिर रिलेशनशिप्स की भी बात की और ये भी बात की कि ज़िंदगी में कोई एक्स फैक्टर होना चाहिए। ये 6 चीज़ें हों ज़िंदगी में तो इंसान एक हेल्दी लाइफ जी सकता है। बिल्कुल। बट नींद पूरी होने के बाद भी ना पूरी हो, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जी बिल्कुल प्रॉब्लम है ये। जब हम सवाल पूछते हैं ना पेशेंट से, तो ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। फिर उनकी एंग्जाइटी और डिप्रेशन का एलिमेंट बहुत ज़्यादा होते हैं। छोटी सी बात पे उनकी जो एंग्जाइटी वो बढ़ जाती है, डिप्रेशन का एलिमेंट इस तरह बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि बेसिकली जो प्रोसेस है ना जिस्म के अंदर पेन को जनरेट करने का, आगे पहुँचाने का, वो बहुत तेज़ी से चल रहा होता है। तो इसलिए सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही होती हैं और मरीज़ को बेचारे को समझ नहीं आ रही होती। और ख़ास तौर पे जो पॉइंट्स हैं वो दोबारा दोहराऊंगा। मैं ये कहने लगी हूँ कि उसके सिम्टम्स की तो बात करें, लेकिन कौन से जगह सबसे ज़्यादा मुतासिर होती है इसमें? जी वही मैं करने लगा हूँ। ये सब याद रखें कि चंद पॉइंट्स हैं। मसलन ये गर्दन है, सबसे पहले ये इन्वॉल्व होती है। आपको गर्दन में खिंचाव शुरू हो जाएगा, दोनों कंधों के दरमियान जो जगह है उसमें दर्दें शुरू हो जाती हैं, कमर में दर्दें शुरू हो जाती हैं, हिप्स में दर्दें शुरू हो जाती हैं। अगर आप इसको देखना शुरू करें तो हमारी 70-80% जो ख़वातीन और बंदे हैं इसका शिकार हैं और उनको पता नहीं चल रहा था हम करें क्या। अच्छा, अब आ गया मेन सवाल, तशखीस कैसे करें? क्या इसका कोई ब्लड टेस्ट है, यूरिन टेस्ट है, कोई इसका टेस्ट है जिससे डॉक्टर पता करता है? बेसिकली ये डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन है। मतलब हम पहले और चीज़ें चेक कर लेते हैं। उनके ब्लड के टेस्ट करा लिए नॉर्मल, अब उनके जिगर के टेस्ट करा लिए नॉर्मल। तो वही तो कह रही हूँ, यही तो है। वही तो कह रहा तो हूँ लोग फिर आगे से घूम के कहते हैं कि ड्रामे कर रही है। अब सारे टेस्ट, अल्ट्रासाउंड कराया नॉर्मल, सीटी कराया नॉर्मल, एमआरआई कराया नॉर्मल। अब ये जब सारी चीज़ें ख़त्म होगी तो उसके बाद फिर आपने उसको पेशेंट का फिज़िकल मुआयना करना होता है। हम ये करते हैं, हम पेशेंट की उन जगहों का अल्ट्रासाउंड करते हैं। ये नई बात बताने लगा। अच्छा, उस जगह के ऊपर जहाँ पे पेन हो रही होती है वहाँ पे छोटे छोटे पॉइंट्स, नॉट्स बन जाती हैं जिनको हम ट्रिगर पॉइंट्स कहते हैं। वो ट्रिगर पॉइंट्स हुए हैं जहाँ से पेन जनरेट होती है। यानी अगर हम उन ट्रिगर पॉइंट्स को डायग्नोज करके ट्रीट कर दें तो वो जो फाइब्रोमाइल्जिया की जो शिद्दत है वो बहुत कम हो जाएगी, पेशेंट्स बहुत बहुत बेहतर हो जाते हैं। सो दे कैन बी डायग्नोज। यही तो कह रहा ये पेन फिजिशियन आपको गाइड कर सकता है कि आपके ट्रिगर पॉइंट्स किधर हैं और उनको ट्रीट कैसे करेंगे, और उसके बाद वो पेन बहुत बेहतर हो जाती है। फिर कुछ और चीज़ें हैं, मसलन जो लाइफस्टाइल चेंजेस हैं 3-4, ये बहुत ज़रूरी। सबसे पहली चीज़ ये कि आप एनारोबिक एक्सरसाइज करें। अच्छा, अब आप बात करें, अब हम इलाज की तरफ आ रहे हैं। जी। तशखीस तो आपने कहा कि वो डॉक्टर नहीं करनी कर है, सकते हैं, कर सकते हैं। जी, और बिल्कुल कर व्यूअर्स, बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं अब जिनका एक्चुअली मेडिकल मतलब टेस्ट में भी अगर वो चीज़ ना आए, जैसे ऑटो इम्यून कुछ डिजीज़ेज होती हैं जो डॉक्टर्स बताते हैं कि जी आपको है, अगले ने कहा जी मेरा तो टेस्ट नेगेटिव आया है ऑटो इम्यून का, तो उन्होंने कहा वो वाला आया है, लेकिन आपकी जो फिजिकल पिक्चर है, जो आपकी जिस्मानी पिक्चर नज़र आ रही है, उसमें हमें ये समझ आ रही है। राइट डॉक्टर साहब? बिल्कुल सही। जैसे एंग्जाइटी या डिप्रेशन का कोई ब्लड टेस्ट तो नहीं है, वो आपको माहिर नफ्सियात डायग्नोज करके बताता है। क्या ये फाइब्रोमाइल्जिया कुछ नफ्सियाती और कुछ जिस्मानी दोनों है, या प्योरली आप इसे कहेंगे जिस्मानी प्रॉब्लम? नहीं, ये दोनों हैं। दोनों है, बिल्कुल दोनों हैं। इसमें एलिमेंट, अगर जो बंदा एंग्जाइटी में ज़्यादा है या डिप्रेशन में ज़्यादा, उसको ये सारी पेन्स बहुत ज़्यादा होती हैं। ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि हम यही कहते हैं कि जब आप किसी को फाइब्रोमाइल्जिया डायग्नोज करते हैं तो उनमें थोड़ी सी सेंसिटिविटी वो थोड़ी ज़्यादा होती है। सेंसिटिविटी दो तरह की, छोटी सी बात हो गई वो आपको चुभ गई। नंबर 2, जो कोई चीज़ जैसे कपड़े भी टच करेगा जिस्म को तो उसको महसूस होगा कि मुझे चीज़ लग रही है, मुझे तकलीफ़ हो रही है। सो ये फिज़िकल सेंसिटिविटी भी बढ़ जाती है, इमोशनल सेंसिटिविटी भी बढ़ जाती है। ये दोनों चीज़ें फाइब्रोमाइल्जिया में आ जाती हैं। डॉक्टर साहब ये बताइए कि फिर अब हम अगर इलाज की तरफ आ रहे हैं तो इलाज क्या है इसका? अच्छा, इलाज को हम 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं। क्योंकि मैंने लोग देखे हैं जिनको फाइब्रोमाइल्जिया होता है, वो दवाइयों पे दवाइयाँ फंकते चले जाते हैं दर्द को मैनेज करने के लिए। बात पैरासीटामोल से कहाँ शुरू होती है और कहाँ पे मॉर्फिन डेरिवेटिव टाइप दवाइयों की तरफ चली जाती है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में आपको पता है हर दवाई ऑफ द काउंटर अवेलेबल होती है। अच्छा, इसको ना ट्रीटमेंट का हम 2 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। एक वो हिस्सा जो हम खुद कर सकते हैं, हम जो पहले खुद की बात जी वही करते हैं, पहले खुद कर सकते हैं। मसलन एक एरोबिक एक्सरसाइज होती है। मसलन वो क्या होती है? अब अगला बंदा कहते हैं ये क्या एक्सरसाइज है भाई? अब देखिए, एक वो एक्सरसाइज जो आप 15 से 20 मिनट तक करें मुसलसल, ताकि आपका हार्ट रेट भी बढ़े और आपका सांस का या रेस्पिरेटरी रेट भी बढ़े। मसलन साइकिलिंग है, मसलन वॉक है, मसलन स्विमिंग है। कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम वॉक तो कर सकते हैं।
15 से 20 मिनट वॉक करें। लेकिन डॉक्टर साहब जो तकलीफ में होता है वो आखिरी चीज़ जो करना चाहता है वो एक्सरसाइज होती है। यही तो कह रहा हूँ, जब एक्सरसाइज करेगा तो उसकी तकलीफ ठीक हो जाएगी। उसके साथ थोड़ी सी स्ट्रेचिंग कर ले, पानी की मकदार ठीक कर ले, जो बाज़ार की चीज़ें हैं, तली हुई चीज़ें हैं, मसाले वाली चीज़ें हैं, वो खानी बंद कर दे, स्मोकिंग बंद कर दे। ये आप यकीन करें इतने लोगों को इससे फ़र्क पड़ जाता है कि बाज़ औक़ात तो उनको बहुत सारी दवाइयों की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, बिकॉज बॉडी नीड स्ट्रेचिंग। आप उसको स्ट्रेच कर दें, उसको डाइट पूरी कर दें, उसका पानी पूरा कर दें, उसकी नींद बेहतर कर दें, वो खुद ही बेहतर हो जाएगा। तो व्यूअर्स, हमने सुबह सुबह क्या बात की आपसे, यही तो बात की है। जैसे ही प्रोग्राम शुरू किया था आपसे मैं यही बात कर रही थी कि व्यूअर्स प्लीज़, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन द क्योर। अगर हम ये वाली चीज़ें अपनी ज़िंदगी में नॉर्मली इनकॉर्पोरेट कर देते हैं तो फाइब्रोमियल्जिया से काफ़ी हद तक आप वैसे ही बच जाते हैं। लेकिन कुछ जगह हार्मोन्स का ये वो अगर इशू हो तो फिर डॉक्टर ने फिर सिर्फ आपका इलाज करना है, उसने आपका लाइफस्टाइल नहीं चेंज करना। मसला ये है कि हम अपनी हर चीज़ खुद इतनी ख़राब करके जाते हैं डॉक्टर पे कि मामला फिर कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, एक तो आपने एक्सरसाइज की बात की, उसके अलावा क्या क्या चीज़ें हमें पर्सनली करनी चाहिए और फिर डॉक्टर क्या चीज़ें कराता है और क्या इसकी कोई सर्जरी या कोई ऐसी चीज़ भी हो सकती है, ये सब जानेंगे हम डॉक्टर साहब से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। वी आर वेरी वेरी लकी कि हमारे साथ एक बहुत ही ब्रिलियंट और इंटरनेशनली राउंड डॉक्टर शहजाद करीम भट्टी हैं। आप पेन मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट हैं, डिपार्टमेंट ऑफ रेडियोलॉजी एट मेयो हॉस्पिटल एंड किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी। डॉक्टर साहब, आपने बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हमारे साथ शेयर की अबाउट फाइब्रोमाइल्जिया। ये है क्या? ये तो कुछ समझ आई। सच्ची बात है कि डॉक्टर साहब, डॉक्टर्स को भी पूरी तरह नहीं समझ आ रही कि फाइब्रोमाइल्जिया क्या है। रिसर्च तो इसमें बहुत हो रही है, लेकिन एक वक्त था ये कोई चीज़ थी नहीं। इसका नाम मोर रिसेंटली डेवलप हुआ है ना डॉक्टर साहब जी। ये 90s के बाद इसको लोगों ने जानना शुरू किया और उसके बाद अब तो बाकायदा इसके ऊपर रिसर्च है और बाकायदा काम हो रहा है इसके ऊपर। बिल्कुल सही। तो डॉक्टर साहब अब आ जाते हैं इलाज की तरफ। एक तो आपने कहा कि एरोबिक मतलब वो एक्सरसाइजेज जैसे स्विमिंग हो गई, वॉक हो गई, जिम चले गए, कुछ बेसिक लेवल की आपने मूवमेंट, योगा हो गया। अब देखिए व्यूअर्स, योगा और वॉक ऐसी चीज़ है जो आप किसी भी इक्विपमेंट के बगैर कर सकते हैं। आपने घर के बाहर वॉक करनी है या घर के अंदर वॉक करनी है, और आपने योगा जो है वो किसी भी कमरे में बैठ के, किसी भी नुक्कड़ में बैठ के, ऑनलाइन देख के कर सकते हैं। तो ये तो मुझे कोई नहीं कह सकता कि ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है। जो अफोर्डिंग है वो जिम भी जा सकते हैं, सारा कुछ करा सकते हैं, फिजियोथेरेपी भी करा सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, और क्या क्या? अच्छा, इसके बाद मैंने दूसरी चीज़ कही कि आप अपनी डाइट ठीक करें। नंबर 2, सोने जागने का टाइम ठीक करें। घूम फिर के बाद फिर वही लाइफस्टाइल पे आ जाती है जो हम घर में कर सकते हैं। अच्छा, जब हमने सपोज हमने सोचा कि हमने सारा कुछ कर लिया, टेस्ट भी करा लिए, सारा कुछ ठीक हो गया, सब कुछ करने के बावजूद आराम नहीं आ रहा, अब क्या करें? अब जब पेशेंट हमारे पास आते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, हम उनका एग्जामिनेशन करेंगे फिजिकल कि भाई कहाँ कहाँ पे आपको दर्दें हो रही हैं। हम जो पेन फिजिशियंस हैं, हम उनको अल्ट्रासाउंड करके वो जो ट्रिगर पॉइंट्स है ना, उसको डायग्नोज करते हैं। अच्छा, उसके ऊपर है एक वो सुई जिससे इंसुलिन लगती है, इतनी छोटी सारी, उस ट्रिगर पॉइंट के उसमें हम वो नीडल पास करते हैं अंडर अल्ट्रासाउंड एग्जैक्ट पॉइंट के ऊपर, और उसके ऊपर हम से ओजोन होती है, ऑक्सीजन होती है, वो लगा देते हैं। पहले स्टेरॉइड लगाते थे ना डॉक्टर जी, साहब? अब स्टेरॉइड की ज़रूरत नहीं है। सो स्टेरॉइड लगाए जाते थे, लेकिन चूँकि हाँ स्टेरॉइड अब आप लगाएंगे तो उसके अपने फ़ायदे और अपने बहुत सारे नुकसान भी हैं। सो वी डोंट यूज़ स्टेरॉइड्स। उसकी जगह अगर आप ऑक्सीजन ही लगा दें, जो ओजोन होती है, वो क्या करेगी, उन ट्रिगर पॉइंट से जहाँ से वो पेन निकल रही है और सारी जिस्म में फैल रही है, वो वहाँ से रुक जाएगी। वो रुक जाएगी तो मसल्स रिलैक्स हो जाएंगे, मसल रिलैक्स हो जाएंगे तो पेन बेहतर हो जाएगी। और डेफिनेटली इतना फ़र्क इसका पड़ता है कि लोगों को तो बाज़ औक़ात बहुत अरसा दोबारा पेन होती नहीं। मैं यही पूछने लगी थी, क्या ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है या ये एक ऐसी कंडीशन है जिसके साथ आपने सारी, जिस तरह डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जिसके साथ इंसान को सारी ज़िंदगी जीना होता है। एक दफ़ा टाइप 1 हो जाए, टाइप 1 अब खैर अब टाइप 2 भी रिवर्सिबल हो गई है, या दमा हो गया, तो क्या इसके साथ आपने सारी ज़िंदगी जीना है? नहीं, ये ट्रीटेबल है, लेकिन इसके लिए कंपल्शन ये है कि ये ज़रूरी नहीं कि आपने 2 दफ़ा या 3 दफ़ा ये सेशन करा लिया तो दोबारा दर्द नहीं होगी। जब तक आप अपना लाइफस्टाइल बेहतर नहीं करेंगे, जब तक वो जो ट्रिगरिंग फैक्टर्स हैं वो ठीक नहीं होंगे। अब जैसे किसी को डायबिटीज़ है, तो अगर वो मीठा खाना बंद नहीं करेगा, एक्सरसाइज नहीं करेगा, तो वो जितनी मर्जी दवाई लेता रहे, वो डायबिटीज़ ख़त्म तो नहीं होगी बल्कि कंट्रोल में भी नहीं आएगी। इसमें मेंटल स्ट्रेस का कितना अमल दखल? आपने भी शुरू में भी बात की ब्रेक से पहले, बट जो लोग अभी ट्यून इन करें, दिमाग का इससे कितना ताल्लुक? बहुत गहरा, बहुत गहरा। तो फिर लोग, मुझे आज भी याद है, मेरी एक रिश्तेदार है, उनको यही फाइब्रोमाइल्जिया डायग्नोस हुआ। वो तो क्योंकि मुझे भी हो चुका था, तो जब मैंने जाके बात की तो थोड़ा सा
सिचुएशन सेटल हुई, आगे से घर वाले उसको उसकी बेइज्जती कर रहे, कह रहे तेरे ड्रामे नहीं ख़त्म होते, तुम्हारे तो ड्रामे ही नहीं ख़त्म होते, ना तो ये कोई बीमारी है ना तो कुछ है, ना डॉक्टर को किसी चीज़ का पता चला है, झूठ बोल रही हो, गलत बयानी कर रही हो, तुम्हारा तो दिमाग ख़राब है, तुम्हारा तो दिमाग ख़राब है। तो ऑलरेडी एक मेंटल हेल्थ के पेशेंट को आप और पागल कर देते हैं। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, अब मेरे पास जो पेशेंट आता है तो मुझे आधी जो थेरेपी है, साइकोथेरेपी, वो इमोशनल जो मुझे बात करनी पड़ती है, पेशेंट के अटेंडेंट से करनी पड़ती है, चाहे वो उसकी वालदा हो, चाहे उसकी सास हो, या उसका मियाँ हो, या घर का कोई और बंदा हो, मेल के साथ कोई और बंदा हो। उनको समझाना पड़ता है कि इस बेचारे या बेचारी को वाकई मसला है, ये जो कह रहा है ये ठीक है, और उनको प्रॉब्लम है। अगर आपको भी ये प्रॉब्लम होती तो आपको भी पता लगता है कि क्या चीज़ है। अक्सर हस्बैंड्स जो होते हैं ना, या सास जो होती हैं, या मतलब क्योंकि ज़्यादा फीमेल्स में प्रॉब्लम, तो यूजुअली जो मदर इन लॉ या हस्बैंड होते हैं वो कहते हैं ये ड्रामे करिए ताकि इसको काम ना करना पड़े। और बात ये कि ये एक बहुत बड़ी ज़्यादती है कि एक बंदा ऑलरेडी तकलीफ़ में है, एक तो आप उसको ताने दे के और उसको फजूल बातें कह के पागल कर रहे हैं, ऊपर से आप उसके मसले का हल ढूंढने के बजाय, इलाज कराने के बजाय उसको पागल बुला रहे हैं। सोचेंगे कितने लेवल्स पे ये ज़्यादती है। ये जो नेकी का काम आप कर रही हैं ना अभी, ये अवेयरनेस है, ये उन तमाम घरों के अंदर जहाँ ये मैसेज जा रहा होगा उनको ये पता लग जाएगा कि ये बेचारी जो कह रही है ड्रामे नहीं कर रही, इसको वाकई मसला है और ये ट्रीटेबल है, इसको ट्रीट कराएं वो ठीक हो जाएगी। लेकिन डॉक्टर साहब क्या इसकी गोलियां नहीं है, कोई दवाइयां नहीं है इसकी? देखिए पेन किलर्स हैं सिंपल, वो डॉक्टर की डायग्नोज है। ऐसी दवाई नहीं है जो आप कहें जी ये तुम्हारी फाइब्रोमाइल्जिया का 100% इलाज है। हाँ वो सब सपोर्टिव हैं, क्योंकि वो चीज़ें पेन किलर्स हैं। हम पेन किलर भी एक तरतीब से शुरू करते हैं, सबसे पहले वो जो आम घरों में, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उसकी डोज या उसकी क्वांटिटी बढ़ाते हैं ताकि इसके साथ जो पता नहीं कितना अर्सा इसको चलना है, ये उसके साथ एडिक्टेड ना हो जाए, उसके डिपेंडेंट ना हो जाए। लेकिन हमारी जो सबसे बड़ी तरजीह ये होती है कि पेशेंट को एजुकेट किया जाए ताकि वो दवाइयों के साथ साथ थोड़ा सा अपना लाइफस्टाइल चेंज करे। ये दर्दें ठीक होने वाली हैं और ये हो जाती हैं। क्या ये किसी इंजरी के बाद भी हो सकता है? अब जैसे कि फॉर एग्जांपल ख़वातीन का सिजेरियन होता है, सिजेरियन हो गया, ख़त्म हो गई बात, 6-8 साल के बाद भी वो कह रही है हमें वहीं पे दर्द हो रही है, जबकि लॉजिकली वहाँ पे दर्द होने की कोई सेंस नहीं बनती। बिल्कुल सेंस बनती है, पहले इस बात को क्लियर करें। अच्छा, हमारे पास आज क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि 6 साल हो गए तेरे ऑपरेशन हुए, अभी तेरे ड्रामे नहीं खत्म। नहीं होता, पता क्या है, अब होता है जब सर्जरी होती है ना, ये तमाम वो हमारे पेशेंट जिनकी सर्जरी कोई भी हो चुकी है, चाहे वो अपेंडिक्स है, चाहे वो गॉल ब्लैडर की हुई है, चाहे वो सिजेरियन हुआ है या कोई और सर्जरी हुई है। अब होता ही है कि वो जब सर्जरी होती है तो आखिरी जो लेयर होती है ना मसल्स की, उसके नीचे छोटी छोटी नर्व्स होती हैं, वो जब टांके लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा तो उसमें एंट्रैप हो जाती हैं, उनमें हल्की सी भी सोजिश होगी तो वो दर्दें शुरू हो जाएंगी, और वो जो दर्दें हैं वो किसी चीज़ में आएंगी नहीं। फिर वही बात है, तो हमें वो चीज़ें डायग्नोज करनी होती है, तो हम स्किन के अंदर वो छोटे छोटे इंजेक्शन लगाते हैं, वो दर्दें ठीक हो जाती हैं। सो देयर इज़ अ रीज़न, ये दर्द कभी भी छिड़ सकती है। लेकिन डॉक्टर साहब, लोग अक्सर आर्थराइटिस या ऑस्टियोपोरोसिस को मिक्स कर देते हैं फाइब्रोमाइल्जिया से। नहीं, आर्थराइटिस, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। ये जो हम चीज़ें डायग्नोज शुरू में एक्सक्लूजन करते हैं वो यही आर्थराइटिस को दूर करते हैं कि जैसे आर्थराइटिस में जोड़ों में दर्दें होंगी और फाइब्रोमाइल्जिया में मसल्स में दर्द होगी। एक चीज़ जो मिमिक करती है, जो जाननी ज़रूरी है, वो है कमर के गर्दन के अंदर जो मोरों के अंदर जो डिस्क स्लिप कर जाती है, वो बहुत ज़्यादा इसके साथ मिमिक करती है। अब उसके लिए हम क्या करते हैं कि हमें ज़रा सा भी शक पड़े, मसलन उसकी निशानी क्या होगी, गर्दन में दर्द होगी, बाजू में दर्द जाएगी, हाथ सुन्न होना शुरू हो जाएंगे, ताकत में कमी आ जाएगी, चीज़ें मसलन को डोई फेरना है, कपड़े धोना है, निचोड़ना है, चाय पीनी है, वो मुश्किल होता जाएगा। उसके लिए फिर हमें बाज़ औक़ात कमर का, गर्दन का एक MRI कराना पड़ता है टू रूल आउट इसको कहीं वो मसला तो नहीं है। हम फाइब्रोमाइल्जिया ट्रीट करते हैं, पता लगे बाद में कोई डिस्क स्लिप है। सो ये चीज़ जब रूल आउट हो जाती है तो फिर बाकी जो फाइब्रोमाइल्जिया बचता है, आर्थराइटिस में दर्दें या छोटे जोड़ों में या बड़े जोड़ों में होंगी। अच्छा, माइग्रेन वाले लोगों को फाइब्रोमाइल्जिया ज़्यादा क्यों होता है? एक तो माइग्रेन भी हमारी, तो पहले भी डॉक्टर साहब बात हो चुकी, माइग्रेन ख़वातीन को बहुत ज़्यादा होती है, मर्दों को उसकी बनिस्बत कम होती है। फाइब्रोमाइल्जिया भी ख़वातीन को 5 गुना ज़्यादा होता है मर्दों से। तो क्या माइग्रेन वाले लोगों को ज़्यादा फाइब्रोमाइल्जिया का अटैक होता है? जी बिल्कुल ऐसे, या वाइस वर्सा? वो दोनों आपस में ये इंटरचेंजेबल है। मकसद उसका यही है कि चूँकि पेन की सेंसिटिविटी ज़्यादा है ना, तो जब दोनों में पेन की सेंसिटिविटी ज़्यादा है, उसके अंदर चाहे वो माइग्रेन है या वो फाइब्रोमाइल्जिया, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ मिल के भी चलते हैं कि साथ में दर्द होती है, पट्ठों में भी दर्द शुरू होगी, या पट्ठों में दर्द हुई तो सर में भी दर्द शुरू होगी। ये बिल्कुल ठीक आपकी बात है कि इनमें ये ज़्यादा प्रोन होते हैं दर्द के लिए, मेल जो माइग्रेन वाले भी और फाइब्रोमाइल्जिया वाले भी। तो हम दोनों को ट्रीट करते हैं, ट्रीटमेंट ऑलमोस्ट एक जैसा ही है। तो भैया क्या ये मरूसी है? क्या ये जैसे कि अगर मुझे है तो अल्लाह ना करे तो बस इस्तग़फ़ार मेरी बेटी को भी होगी या बेटे को भी होगी? जी हो सकता है।
बिल्कुल हो सकता है। हमारे पास फाइब्रोमाइल्जिया के जो बच्चे आते हैं, तो ये बड़ा अजाब है ना, जीन्स में जो चीजें आगे बच्चों को चली जाती है, बंदा सारी जिंदगी गिल्ट में इसी में बैठा रहता है, अपनी तकलीफ नहीं बॉदर करती, बच्चों की लेकिन आपकी अपनी तकलीफ आपको अपना आपने खुद थोड़ी दी है, आपको भी तो कहीं से ही आई है, लिहाजा आपको इस गिल्ट में नहीं मामा जाना को चाहिए। पकड़ती हूँ, उनको भी नहीं, उनको बेचारी उन्हें पता नहीं कहाँ से, लिहाजा गिल्ट इसमें बिल्कुल नहीं आना चाहिए। आप उन बच्चों को एजुकेट कर दें, उनको ट्रीट कर दें, वो ठीक हो जाएंगे। क्या हम इसको क्रॉनिक बीमारी कह सकते हैं डॉक्टर साहब? ये बिल्कुल क्रॉनिक बीमारी है। हर वो बीमारी जानलेवा नहीं, जानलेवा हर क्रॉनिक है, यानी कि इतनी तकलीफ आपको दे सकती है कि अल्लाह ना करे आपको लगेगा आप मर जाएंगे, लेकिन आप अल्लाह माफी दे से मर नहीं सकते। चलिए अल्लाह का शुक्र है, एटलीस्ट ये तो एक प्लस पॉइंट है ना। जी बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज़, अब क्रॉनिक बीमारी क्या होती है? हर वो बीमारी जो 3 महीने से ज़्यादा रहे आपके साथ और आपकी जान न छोड़े, उसको हम टेक्निकली क्रॉनिक बीमारी कहते हैं। ठीक है। लिहाजा जो ये बीमारी है, ये आपकी ज़िंदगी मुश्किल कर सकती है, इससे जान नहीं जा सकती, ये बात याद रखिएगा। क्या जैसे कि अगर मुझे पता नहीं, मैंने आई डोंट नो इफ आई आस्क्ड यू दिस, कि अगर मुझे फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पे टांग पे बहुत बुरी चोट लगती है, तो क्या चोट के बाद यहाँ पे फाइब्रोमाइल्जिया डेवलप हो सकता है? हो सकता है, आप समझ रहे हैं ना मैं जी क्या बिल्कुल हो कह सकता रही है। इसलिए कि वो जो चोट लगती है ना, तो उसके इर्द गिर्द जो सारे मसल्स और उसके नीचे नर्व्स होती हैं, वो सेंसिटाइज हो जाती हैं। ये बिल्कुल इसका डायरेक्ट ताल्लुक है। ये जो दर्द डेवलप हो सकती है, बल्कि सिर्फ उस मसल ग्रुप में नहीं, उसके इर्द गिर्द जो मसल ग्रुप है उसमें भी पेन हो सकती है। डॉक्टर साहब, अगर ये ओजोन वाली ट्रीटमेंट जो आपने कहा इंसुलिन की सुई से लगाते हैं और सारा कुछ करते हैं, अगर वो वर्क ना करे तो उसके अलावा भी कोई इलाज है? क्योंकि मुझे याद है कि मेरी बैक में, लोअर बैक में बड़ी पेन होती थी उस ज़माने में। एक हॉस्पिटल है हमारे यहीं पे करीब, उधर मुझे डॉक्टर ने हर 6 वीक्स के बाद 3 लगातार इंजेक्शन लगाए स्टेरॉइड के बैक में। स्टेरॉइड इज़ एन ऑप्शन, बिल्कुल ठीक है। बट उसके बाद फिर मुझे बड़ी डांटे भी पड़ी दूसरे डॉक्टर से कि तुम्हें किस पागल ने कहा था कि तुम जाके स्टेरॉइड में इंजेक्शन, उस ज़माने में वही हो रहा था, उस ज़माने में यही इंजेक्शन ही लगाते थे। अब उसी बैक की पेन के लिए ओजोन की रिकमेंडेशन है। जी बिल्कुल, मैंने इसीलिए ओजोन का नाम पहले लिया कि ये आपको हर तरह से फ़ायदा दे सकती है। वेल, ऑक्सीजन है, आपकी स्किन के लिए बेहतर है, आपकी ओवरऑल बॉडी के लिए बेहतर है। और इसके बाद हम अच्छा, ओजोन का एक और काम भी हम करते हैं। अब एक बात, हमारे पास लोग आते हैं, जी जिस्म में तो मेरे सारे में दर्द हैं, तो अब कहाँ टीके लगाएं? बोटॉक्स नहीं लग सकता? जैसे कि बोटॉक्स माइग्रेन के लिए भी तो लगता है। बोटॉक्स, फिर वही बात आ गई कि आप वो पूछते बोटॉक्स कहाँ पे लगाएं? वो पेशेंट आगे मुझे कहती है, डॉक्टर साहब मेरे तो सारे जिस्म में दर्द है, आप कहाँ पे टीके लगाएंगे? तो उसका हमारे पास डिबो दे उनको। नहीं, उसका हल है ना। हाँ। हम उसको कहते हैं मेजर ऑटो इम्यूनोथेरेपी। एक थेरेपी है, हम उसमें थोड़ा सा उनका ब्लड निकाल, ये दुनिया में तकरीबन 60,000 के करीब प्रोसीजर रोज़ाना होते हैं। पीआरपी टाइप नहीं, पीआरपी टाइप नहीं, उसमें हम थोड़ा सा ब्लड निकालते हैं पेशेंट का, और उसके अंदर हम एक ख़ास क्वांटिटी ओजोन की लगा के उसको दोबारा री इन्फ्यूज़ कर देते हैं, और साथ में उसको विटामिन सी का एक इन्फ्यूजन देते हैं। वो क्या करती है, वो सारी बॉडी में चली जाती है। सो ओवरऑल जितने जहाँ जब भी आपको प्रॉब्लम है, जब वो सर्कुलेट करेगी, इट विल हेल्प। और उसके साथ साथ आपकी एक यूथफुल अपीयरेंस भी हो जाएगी। बिल्कुल सही, क्योंकि वो एक कॉकटेल होती है ऑफ मेडिसिन जो आपको एक तरह से, जो आजकल आप बहुत ज़्यादा सुन भी रहे हैं कि आपको एनर्जी बूस्टर्स और उस तरह की चीज़, तो ये नहीं, ये वो नहीं है, ये वो नहीं है। इसमें आपका ब्लड निकालते हैं थोड़ा सा। नहीं, वो तो हो गया। और जो विटामिन सी का, विटामिन सी का, जी बिल्कुल ठीक है, वो इसके साथ ऐड होती है, वो ख़ास तरीके से लगाई जाती है सैंडविच करके। तो वो उसका मेजर ऑटो इम्यूनोथेरेपी, जो हमारे बड़े बड़े स्टार्स हैं दुनिया के अंदर, बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, वो सारे के सारे किसी भी बड़ी इवेंट से पहले वो एक थेरेपी लेते हैं। अब ये सारे जिस्म में चलेगी, तो अब कहाँ पे टीके लगाएंगे? जब वो एक दफ़ा 1 से 2-3 सेशंस उसके होते हैं once a week, उससे ओवरऑल जो पेशेंट है वो बेहतर। मेरे पास पेशेंट मुल्क से बाहर से आते हैं, दुबई से आते हैं, सऊदी अरेबिया से आते हैं ये प्रोसीजर कराने के लिए, टू इम्यून बूस्टिंग के लिए, अपनी सेहत बेहतर करने के लिए, उससे दर्दें भी बेहतर हो जाती हैं। तो एज अ कंक्लूजन आप हमारे व्यूअर्स को क्या पैगाम देंगे डॉक्टर साहब? मैं अपने व्यूअर्स को सिर्फ यही पैगाम दूंगा, अगर आपने इस दर्दों से बचना है, सबसे पहले अपनी नींद बेहतर करें, अपनी डाइट बेहतर करें, बाहर के खाने बंद करें, फिजी ड्रिंक्स बंद करें, और थोड़ी सी एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग ज़रूर करें, और पानी की मिकदार रखें। ये सारा कुछ अगर आप करेंगे तो आपको शायद डॉक्टरों की ज़रूरत ही ना पड़े। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, ब्लेस यू, खुश रहे, आबाद रहें। यहाँ पे हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आज हम बात करेंगे कंपैरिजन की। ये जो हम एक दूसरे के साथ मुकाबला लगाते हैं, ये कंपैरिजन शुरू होता है इस डिवाइस से, जहाँ पे हम ऑनलाइन देखते हैं कि फ़लाँ के पास ये तो मेरे पास नहीं, फ़लाँ की इतनी फॉलोइंग तो मेरी इतनी नहीं, और ये बात एक्सटेंड करती है कि हम हमसायों के साथ मुकाबले लगा रहे हैं। भाई फ़लाँ की बीवी को
कि मियाँ ने फलां की बीवी को उसके मियाँ ने सोने का हार लेके दिया तो तुम तो किराया नहीं पूरा कर सकते घर का। ये जो हम मुकाबलेबाजी में आ जाते हैं, मेरे पास ये उसके पास ये चीज़ हमारी सोसाइटी में क्या मसाइल पैदा कर रही है और इससे निकल कैसे सकते हैं? ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हम अब बात करेंगे 3 बहुत ही अकम्पलिश्ड और ब्रिलियंट पर्सनालिटीज़ से, क्योंकि ये खुद भी हाई अचीवर्स हैं और ना सिर्फ खुद किंग्स हैं बट किंग मेकर्स भी हैं एंड क्वीन मेकर्स भी हैं। सो ये वो लोग हैं जो हमारे यूथ को गाइड करते हैं, उनको सही डगर पे लगाते हैं। तो इन्हीं लोगों से जानते हैं कि ये जो बढ़ता हुआ रुझान है हर इंसान का टूवर्ड्स कंपैरिजन, हर चीज़ में मुकाबला, कपड़े जूतों से लेके बच्चों की तालीम से लेके गाड़ी बंगले का मुकाबला, इवन अब तो इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ पे भी इतनी मुकाबलाबाजी हो गई है कि समझ नहीं आती कि इंसान क्या करे। मुकाबलों से बंदा निकल नहीं पाता, ज़िंदगी जीने की तरफ बंदा कैसे जाए। सो द पॉइंट इज़, अगर सारा वक्त मुकाबले के में गुजार देना है तो फिर अपनी ज़िंदगी की तरफ कब जाना है। आइए मुलाकात करते हैं अपने तीनों ब्रिलियंट एक्सपर्ट से, ब्रिलियंट पर्सनालिटी से। हमारे साथ एक दानिश्वर इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी, राइटर, कॉलमिस्ट हैं शेख अब्दुल रशीद साहब, हमारे बहुत ही प्यारे भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। देन वी हैव विद अस प्रोफेसर डॉक्टर सैयदा शाहिदा बतूल साहिबा, प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी एट GC यूनिवर्सिटी। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। एंड देन वी हैव विद अस एक बहुत ही प्यारी पर्सनालिटी जिनके शौहर भी हमारे प्रोग्राम का रेगुलर हिस्सा रहते हैं और आज हमारे साथ हैं प्रोफेसर डॉक्टर रुबीना ज़कर। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच। और डॉक्टर साहिबा प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ एट यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब। सो मेरे ख्याल से सारे मेंटल एरियाज़ भी हमने कवर कर लिए, नफ्सियात भी हो गई, पब्लिक हेल्थ की भी बात हो गई। सर आपसे बात का आगाज़ करते हैं। मुझे ये बताइए कि ये जो बढ़ता हुआ रुझान है हमारे माशरे में मुकाबलेबाजी का, कंपैरिजन का, आपकी क्या राय है इसके बारे में? मैम, मेरे ख्याल में जो तकाबल है, कंपैरिजन है, ये इंसान की सुरिश्त में है। इसको रयर्स पर जितनी स्पेसीज़ आई हैं उनमें से सोशल एनिमल के तौर पे शोहरत जो है वो इंसान नहीं हासिल की, और उसकी बुनियादी वजह ये थी कि ये दूसरी अनवा की निस्बत दूसरों के साथ रहने में, ग्रुप लिविंग में ज़्यादा मजबूत था। और ज़ाहिर है सोशलाइजेशन आपके अंदर एक कंपैरिजन, दूसरों की कोई तरफ देखना और उनसे तकाबल करने का जो रुझान है उसको बढ़ाती है। तो ये कोई हैरान कुन बात नहीं है जब इंसान तकाबल की तरफ बढ़ता है, तकाबल करता है, तो ये इसकी एक पॉजिटिव नेचर है। चूँकि सीखने और आगे बढ़ने के लिए भी बहरहाल एक मुस्बत तकाबल की बहुत अहम और अशद ज़रूरत हमेशा से इंसान को रही। हमारे सारे बुज़ुर्ग भी आपस में ग्रुप लिविंग में ही थे, हम देखते हैं कि वो बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार गए। मसला आज के तनाज़र में ये हुआ है कि हमने कंपैरिजन को एक बीमारी के तौर पे ही कबूल कर लिया है। सिर्फ कंपैरिजन एक बुराई है और कंपैरिजन करना एक अच्छाई है। तकाबल के साथ जीना एक खूबी है और दूसरों के साथ से सीखने के लिए आगे बढ़ना। रश्क और हसद में बड़ा फ़र्क है। चीज़ एक ही है कि आप अगले को देख के कह रहे यार ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है। हसद में आपको ये होता है कि अगले से नोच के आप खा के उसको अपने पास कर लें। ऐसा ही है। और रश्क इंसान देख के करता है कि यार काश मेरे पास भी हो। लेकिन जब वो चीज़ आपकी एक ऑब्सेशन बन जाती है तो मुझे इस बात पे हैरत होती है। आपने इंसान को सोशल एनिमल कहा, लेकिन इंसान अशरफुल मखलूक़ात भी तो है डॉक्टर साहिबा। मुझे बताएं कि जब अशरफुल मखलूक़ात अगले की चीज़ को नोच के अपने पास लाने की कोशिश करता है या अगलों की चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर पाता, तो फिर हम में और जानवर में क्या फ़र्क रखता है? ये तो जानवर की फितरत में होता है ना कि अगर एक जानवर गोश्त खा रहा है तो अगला भी पड़ गया उसको जाके और उसको धक्के मार के उसे लेने की कोशिश की। तो आपको नहीं लगता कि इस मुकाबलेबाजी से इंसान में और जानवर में फ़र्क नहीं रहा? एग्जैक्टली, यू आर राइट। जैसे डॉक्टर साहब ने अभी बताया है कि सोशल कंपैरिजन जो है वो हमारी नेचर में शामिल है और हमेशा हमारी ये एक जनरल वर्ल्ड नहीं होती। जब इंसान इस दुनिया में अपने आप को देखता है तो पर्सनल वर्ल्ड के तौर पे देखता है कि मेरे से इस चीज़ का क्या रिश्ता है और मैं कहाँ पे स्टैंड कर रहा हूँ। तो यही बात वजह है कि हम पर्सनल एवेल्यूएशन के लिए सोशल कंपैरिजन करते हैं और ये करना बहुत ज़रूरी भी है। अगर हम दुनिया से बिल्कुल अपने आप को बेखबर होके और ज़िंदगी गुजारें तो शायद कभी भी हम आगे की तरफ नहीं जा सकते। अभी हम साइकोलॉजिस्ट के तौर पे अगर बात मैं करूं तो एडलर हमारा बहुत एक एमिनेंट साइकोलॉजिस्ट है, उसने ये कहा था कि बच्चे का जो सबसे पहला
एक्सपीरियंस दुनिया में आने के बाद होता है, दैट इज़ इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, एंड दैट इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स लीड्स टू द लर्निंग प्रोसेस। बच्चा देखता है, शिकार होता है बच्चा जब पैदा होता और वो देखता है दूसरे लोग बोल रहे हैं, वो बोल नहीं पा रहा, वो देखता है दूसरे लोग जो हैं वो चल फिर रहे हैं, वो चल फिर नहीं रहा, और ये सारी चीज़ें जो है उसके अंदर एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा करती हैं, और ये इंफीरियोरिटी जो है वो एक उसके तौर पे, फोर्स के तौर पे उसको लर्निंग प्रोसेस की तरफ लेके जाती है। वो ये कहता है कि अगर ये कॉम्प्लेक्स डेवलप ना हो तो शायद इंसान कभी भी एकम्प्लिश ना हो सके, और इंसान कभी भी जो है वो लर्निंग प्रोसेस उसका बेहतर ना हो सके। तो बहुत अच्छी बात है, हमें अपवर्ड कंपैरिजन सजेस्ट तो ये करते हैं कि नहीं करना चाहिए, बट अगर हम अपवर्ड कंपैरिजन नहीं करेंगे तो फिर हमारे अंदर एक अर्ज कैसे पैदा होगी कि हम अच्छे बने, हम अपने आप को इम्प्रूव करें, हम अपने आप को बेहतर करें। अभी आपने रश्क और हसद की बात की और दूसरे से नोच के खाने की बात की, तो ये भी अगेन नेचर है। हर इंसान जो है वो कंपैरिजन करने वाला डज़ नॉट बिहेव लाइक दिस। हर इंसान जो है वो इस तरह से नहीं करता। कुछ लोग जो हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा, जब बहुत कॉम्प्लेक्सेस डेवलप हो जाते हैं इंसान के अंदर, तो फिर उसके अंदर ये अर्ज पैदा होती है कि मैं उससे ये छीन लूँ, और वो इनसिक्योरिटीज़ उसकी अपनी जो है वो उसको वो करती हैं, मजबूर करती हैं कि वो दूसरे से छीन के वो सब कुछ ले ले, जिससे वो उसके अंदर हसद पैदा हो रहा है। ठीक है, तो डॉक्टर रबीना आपकी तरफ अब इस बात को, इसी चीज़ को लेके आती हूँ, क्योंकि आप तीनों का पर्सपेक्टिव मुझे ज़रूर चाहिए इसके ऊपर, बिकॉज मैं तो अब उस स्टेज पे पहुँच गई हूँ क्योंकि इसी प्लेटफॉर्म पे इतने लोगों से मुलाकात होती है जो इस कंपैरिजन या कंपेटिटिवनेस में अपने आप को बर्बाद कर चुके हैं। ऐसे ऐसे मीडिया के लोग, ऐसे ऐसे स्पोर्ट्स के लोग जो मुकाबलेबाजी, देखिए कंपटीशन तो स्पोर्ट्स में भी बड़ी अच्छी चीज़ है, लेकिन डॉक्टर साहबा हमेशा हेल्दी कंपटीशन की बात होती है। बिल्कुल जी मैडम। देखिए, सोशल कंपैरिजन उस वक्त प्रॉब्लमेटिक हो जाता है जब हम इंसान अपनी सलाहियतों को नहीं देखता, अपने हालात को नहीं देखता, और उसके अंदर डेफिनेटली हर इंसान में कुछ ना कुछ खूबियाँ होती हैं, और वो उसके मुताबिक फ़ैसला नहीं करता, बल्कि वो उन चीज़ों के पीछे चल पड़ता है जो उसको नज़र आ रही थी, जो ज़ाहिरी होती हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। क्योंकि जैसे आपने कहा कि ये इस वक्त हमारे मुआशरे में ये बहुत ज़्यादा हसास मौजू बन चुका है। उसकी रीज़न क्या है कि ये सोशल मीडिया जो इस वक्त दिखा रहा है, हर किसी को, फेसबुक आप उठा के देख लें, ट्विटर को देख लें, किसी भी अकाउंट को देखें, हर कोई अपने आप को बहुत अच्छा प्रेजेंट कर रहा होता है। तो उसको जब दूसरा बंदा इसको देखता है कि हर चीज़ को पॉजिटिव देख रहा होता है उसकी लाइफ में, तो वो अपने आप को इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार होता जाता है, और उसकी अपनी सेल्फ इस्टीम भी लो होना शुरू हो जाती है। और इस सारी वजूहात की वजह से उसकी जो मेंटल हेल्थ है, जैसे हमने कहा ना कि डिप्रेशन और एंजाइटी बढ़ती जा रही है, उसकी रीज़न यही है कि जब वो अपनी सलाहियत को तो देख नहीं रहा, बस वो उस बंदे को ही देख रहा है, और कंपैरिजन, ऑल द टाइम कंपैरिजन, पॉजिटिव कंपैरिजन भी तो हो सकता है ना। तो जब ये नहीं कर पा रहा है तो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस तो आएंगे, स्पेशली बच्चों में। जब हम अपने बच्चों में दूसरों को कहते हैं, अगर किसी का बेटा जो है उसकी, जैसे आपने कहा, रिपोर्ट कार्ड, अच्छी रिपोर्ट कार्ड बड़ी प्रेजेंट कर दी जाती है किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट पे, तो एक माँ अपने बच्चों को कि देख लो इसने इतना अच्छा परफॉर्म किया, तुम क्यों नहीं कर रहे? अच्छा डॉक्टर साहब, अगर आप बुरा ना मनाए, मैं यहाँ रोक के ना आपकी ही लाइफ की तरफ आना चाहूँगी, अगर आप बुरा ना मनाए तो। जी भैया भी एक कामयाब अपनी पोजीशन के अंदर माशाल्लाह, इज़ वाइस चांसलर राइट नाउ, आप खुद अपनी जगह माशाल्लाह एक वो। सबसे पहले कंपैरिजन और मुकाबले तो मियाँ बीवी में आ जाते हैं मैडम, तो आप लोग इसको किस तरह अवॉइड करते हैं? आप दोनों एक ही फील्ड में एक ही काम कर रहे हैं, और दोनों से मेरी मुलाकात है, और दोनों बड़े सिक्योर हैं इन योर ओन राइट। होता तो होगा ना कि यार अब मियाँ यहाँ पहुँच गया तो मैं नहीं पहुँची, या मैं यहाँ पहुँच गई वो मियाँ पीछे रह गए, लाइक आप समझ रहे, ज़िंदगी तो ऐसे ही चलती है आगे पीछे। जी। घरों में सबसे पहले एक्चुअली अगर आप देखें तो मुकाबलाबाजी और कंपैरिजन हस्बैंड वाइफ में शुरू करा देते हैं, और घर वाले ही शुरू करा देते हैं। बहुत सारे खानदानों में इस तरह होता है, जिसकी वजह से अक्सर खवातीन को फिर घर बैठा दिया जाता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ से बात, बट ये है कि अगर बच्चों की तरफ से आपके पास, अगर जैसे अब मेरे हस्बैंड है, बहुत सपोर्टिव है, कभी उन्होंने नहीं देखा, अगर मैं उनसे बहुत आगे भी जा रही होंगी तो वो मुझे फिर भी सपोर्ट कर रहे होंगे और कोशिश करेंगे मैं उनसे और आगे जाऊं। तो अब ये डिपेंड करता है बंदे की नेचर पे, क्योंकि बहुत सारे हस्बैंड्स होते हैं जो जेलसी डेवलप कर लेते हैं अगर जो उनकी वाइफ आगे जा रही हो। वही तो बात है जी। तो अगर तो पर्सन इस तरह का है, डिपेंड्स कि नेचर क्या है उस पर्सन की, क्या वो एक्सेप्ट कर रहा है अपनी वाइफ को आगे बढ़ते हुए, वो चाहता है कि वो वाकई आगे बढ़े। लेकिन अगर उसमें ये नहीं होगी और वो देखना नहीं चाहता उसको आगे बढ़ते हुए, तो डेफिनेटली फिर तो जेलसी का कॉम्पोनेंट आ जाएगा और वो उसको आगे बढ़ता हुआ नहीं देख पाएगा, और वहाँ पे भी कंपैरिजन स्टार्ट हो जाएगा जो कि डिस्ट्रॉय करता है उनके रिलेशनशिप को।
बिकॉज कि जहाँ पे जेलेसी आएगी वहाँ पे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जो है वो वीक हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, बल्कि आप ये कह सकते हैं। तो यही तो इस वक्त हमारे यहाँ हो रहा है कि जब हम अपने आप को लोगों के साथ कंपेयर कर रहे होते हैं तो हम उनसे मिलना नहीं चाहते, हम उनकी कामयाबी को देखना नहीं चाहते हैं, हमारे अंदर एक जलन, हसद पैदा हो जाता है उनसे। बट मैम देखें ना, मैंने पता है क्यों पेरेंट्स से शुरू किया व्यूअर्स, क्योंकि ये चीज़ शुरू होती है घर पे उस कपल से जिसने फिर आगे बच्चे पैदा करने होते हैं। अब यहाँ पे चले आपस में मियाँ बीवी का कोई इशू नहीं है, जैसे कि आपने कहा बड़े अच्छे, जैसे कि आप और भाई चलते हैं, आप लोगों ने बड़ा अच्छा एक रिलेशन बना लिया। अब अगला स्टेप कंपैरिजन का आता है बच्चों में। डॉक्टर साहब सर आपकी तरफ आती हूँ, मुझे ये बताएं कि जब बच्चों में हम मुकाबलेबाजी करते हैं, और क्योंकि आप तीनों का ताल्लुक तालीम से और एजुकेशन से, तो मैं चाहूँगी कि इस पे आप तीनों अपना राय दें। अब एक बच्चा है, एवरेज उसके मार्क्स आते हैं, जैसे कि 60-70 उसके मार्क्स 60-70 में आते हैं, मतलब उसके BC ग्रेड का स्टूडेंट है या BA आ जाता है उसका। अब एक बच्चा है जो A* लेता है, 2 और बच्चे हैं जो A* लेते हैं। उन तीनों के जब माँ बाप लगाते हैं ऑनलाइन रिपोर्टें, तो बाकी माँ बाप चाहे ऑनलाइन अपने बच्चों का लगाएं ना लगाएं, घर पे बच्चों को जूते मारने शुरू कर देते। वो भी तो तुम्हारी क्लास में है, वो क्यों टॉपर है, और बहुत ज़्यादा होता है ये बहुत, मतलब मैंने बच्चों का ब्रेकडाउन, नर्वस ब्रेकडाउन होते हुए देखा है, यंग बच्चों का। जी सर। मैम इज्तमाही तौर पे अगर हम बात करें और देखें तो नफ्सियात में एक मरज़, नफ्सियाती मरज़ है एक हाइपोक्रोनिया, जिसे हम फ़र्ज़ी वहम भी कहते हैं। इसकी बीमारी ये इंडिविजुअल्स को भी लाक होती है और कौमों को भी लाक हो जाती है। और इसकी बुनियादी वजह यह है हाइपोकॉन्ड्रिया जी, जो बंदा समझता है कि मैं बीमार हूँ, वो बीमार होता नहीं है, लेकिन वो बीमार जो है वो समझता रहता है, तो बीमार ही लगना शुरू हो जाता है फिर जैसा सोचता है। इज्तिमाई सतह पर जब हम देखें तो उसकी बुनियादी वजह ये होती है कि आप इनफरादी तौर पर गलत रहनुमाई की बुनियाद पर या कौमी सतह पर गलत रहनुमाई की बुनियाद पर जो है ना बुनियादी बदअंदेशियों का शिकार हो जाते हैं। जैसे कि मैडम ने कहा कि सोशल मीडिया ने अब एक तरह से पूरी दुनिया को एक कॉम बना दिया। ऐसे ही राइट। सो वी ऑल बिकम वन बिग ग्लोबल विलेज। अब उस ग्लोबल विलेज में जब 15 लोग जो हैं इस तरह की चीज़ लगाते हैं अपने बच्चे की, तो बाकी भी कहते हैं यार मेरा बच्चा भी टॉपर है, मैं भी लगाऊं। तो होता ये कि एक ऑनलाइन नेचुरल कंपैरिजन शुरू हो जाता है। मैम होना भी चाहिए। देखें, एक होती है स्पिरिट ऑफ द एज, आप अपने ज़माने की जो रूह है उससे हट के ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया आज की एज की रूह है, इससे आप बच्चों को परे भी नहीं रख सकते ना, दूर रखेंगे तो वो नहीं रहेंगे। हमें इस दुनिया में जीने के आदाब सिखाने चाहिए थे, जिससे हम जो है आर्जी तौर पे कमतरी का शिकार रहे हैं और हम वो अपनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं कर पाए। जैसे अभी आप मैम से पूछ रहे थे कि हमने ज़िंदगी में लोगों की शादियाँ बड़ी जल्दी जल्दी कर देते हैं, लोगों को पता होता है, लेकिन हमने पहला शादियों में भी कंपैरिजन, ਵੱਡੇ भाई दी बीवी ਨੂੰ 2 कैरेट की अंगूठी मिली, तो ये देखो अब हमारे घर की बच्ची ब्याई गई है वहाँ पे, तो उसको तो उन्होंने सिर्फ 1 कैरेट की अंगूठी। इस लेवल का भी कंपैरिजन होता है, घरों में जाने से पहले फूट डाल दी। वजह ये है कि आप सिर्फ शादी करते हैं, आपने कभी इस समाज में लोगों को पेरेंटहुड सिखाया ही नहीं है। लोगों को शादी एक इंस्टीट्यूशन है कि कभी समझाया ही नहीं है। मैं मिसाल के तौर पे कहूँ कि हम जैसे लोगों ने जो 10-20 साल शादी के गुजार चुके, हमने एक ही नतीजा निकाला, कभी देखो ज़िंदगी में जो जुस्तजू है, तहकीक है, वो निकाह से पहले की है, निकाह के बाद निभाव के बुनियाद पर ही ज़िंदगी चलती है। ठीक है, तो हमें आर्ट ऑफ लिविंग सिखाना है बच्चों को, वो इस सोशल मीडिया के साथ भी जी सकें। तो जो फेलियर है वो इंस्टीट्यूशंस का है, पेरेंट्स का है, समाज का है, बच्चों का कसूर नहीं है। बच्चों को तो ऑब्सेस बना रहे हैं आप लोग खुद ही। वो उनके हाथ में मोबाइल देता कौन है? वो माँ जिसने अपना ड्रामा देखना है और वो समझती है कि बच्चे को ज़रा मसरूफ़ रखना है तो मोबाइल थमा देती है। तो मिस यूज़ ऑफ सोशल मीडिया जो है वो सोशल मीडिया को नेगेट नहीं करता। सोशल मीडिया के आम एक छुरी की तरह के नुकसानात हैं, उसका पॉजिटिव यूज़ भी है, नेगेटिव यूज़ भी। क्योंकि बात सिर्फ पढ़ाई की नहीं है व्यूअर्स, ऑनलाइन कंपैरिजन चल रहे होते हैं। अब टिकटॉकर्स को लोग देख देख के इतने एक्साइटेड हो जाते हैं कि वो तो इतने अमीर है, उनके घर में तो बब्बर शेर भी है। वो भाई बब्बर शेर घर में रखना इलीगल बात है, कानूनी तौर पे गलत है। वाइल्ड लाइफ के अपने रूल्स हैं, असूल हैं। जानवर के साथ ज्यादती, शेर यानी कि मेरे पास बड़े पैसे हैं, मैंने शेर भी रखा हुआ है, तो मेरा बहुत बड़ा घर भी है, तो गाड़ी। अच्छा, असल में जाके जब कुरेदो तो देखो तो किसी और के घर में जाके वीडियो बना के आए हुए होते हैं। तो हम गलत कंपैरिजन भी तो करते हैं ना। ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे डॉक्टर साहब आपसे ही इस बात को आगे लेके चलेंगे कि ज़रूर करें कंपेयर, लेकिन पहले तशखीस तो कर लें कि जिसके साथ आप कंपैरिजन कर रहे हैं वो जेन्युइन भी है कि नहीं। और सिर्फ ये सोशल मीडिया नहीं, अदरवाइज भी हम कितनी दफ़ा लोगों के घरों में जाते हैं, रिश्तों के लिए कितने लोग करते हैं कि यार अपनी गाड़ी ज़रा भिजवा दो,
वो दिखाना है ज़रा कि हमारी गाड़ी ये वाली है। आप सोशल मीडिया में मैम ये तो पढ़ाते हैं कि कोलंबस ने अमेरिका दरियाफ्त किया, ये 6 लफ्ज़ जो हैं ये 6 सेकंड से कम में अदा हो जाते हैं, लेकिन लोगों को ये नहीं बताते अपने बच्चों को कि कोलंबस को इस 6 लफ्ज़ों के फ़िक्रे को पूरा करने के लिए 20 साल मुशक्क़त उठाना पड़ी थी। बिल्कुल। वो पूरी कहानी बताना, अधूरी कहानियाँ अधूरे ख्यालात जन्म देती है और अधूरी शख्सियात बनती है। यहाँ पे हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के फ़ौरन बाद किचन में जल्दी से चेक करेंगे कि क्या सिचुएशन है। आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। जल्दी से किचन में नज़र डालते हैं। अब यकीनन जो हम हांडी दिखाने वाले उस पर भी कंपैरिजन होगा कि हमारे घर में तो इसकी शक्ल फ़र्क बनती है, हमारे घर में तो ज़्यादा मज़े का बनता है। हाँ जी, हाँ जी, तो खाना बिल्कुल रेडी है। मखनी बोनलेस हांडी बिल्कुल रेडी है। उसको मैंने गार्निशिंग किया है जिंजर के साथ, ग्रीन चिलीज़ के साथ और थोड़ी सी कसूरी मेथी के साथ। दैट्स इट। थैंक यू सो मच बेटा, बहुत बहुत Welcome. शुक्रिया। कंपैरिजन तो खैर डॉक्टर साहबा आपकी तरफ वापस आते हैं, ज़िंदगी का एक हिस्सा है, ये तो हम अंडरस्टैंड कर चुके हैं। आप तीनों का पॉइंट ये कि पॉजिटिव और हेल्दी कंपटीशन या मुकाबला या कंपैरिजन बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन डॉक्टर साहबा फ्रॉम एन साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू वो टॉक्सिक कब हो जाती है, कब वो एक हेल्दी चीज़ मेंटल हेल्थ के प्रॉब्लम्स की तरफ आपको ले जाती है, ये हमें गाइड करें ताकि एज पेरेंट्स मुझे भी गाइडेंस मिले एंड एज अ ह्यूमन बीइंग मुझे गाइडेंस मिले, क्योंकि कंपैरिजन तो ज़िंदगी के हर हिस्से में। जी बिल्कुल। मैं यहाँ बैठ के रो रही हूँ कि आए निदा यासिर मेरे से ज़्यादा कामयाब है, या आयशा खान या नादिया खान जो है वो मेरे से बेहतर एंकर है, या शाइस्ता वाहिदी, यू नो, ये मुकाबले तो कभी भी नहीं ख़त्म होते और वो आपको पागल भी कर देते हैं। सो ये टॉक्सिक कब होता है? एग्जैक्टली टॉक्सिक तो ज़ाहिरी बात है तभी होगा जब बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव हो जाएगा इंसान और सोसाइटी भी ऑब्सेसिव हो जाएगी, तो ये टॉक्सिक डेफिनेटली हो जाएगा। लेकिन अगर हम ये देखें ना कि हम ये सोचना शुरू कर दें कि वन साइज़ फिट फॉर ऑल करना शुरू कर दें कि अगर एक बंदे ने कुछ कर लिया है थोड़े ये एफ़र्ट करके, तो हर एक को इतनी एफ़र्ट के साथ ही सब कुछ करना चाहिए और सब कुछ मिलना चाहिए। तो हम एज अ साइकोलॉजिस्ट तो यही रेकमेंड करते हैं कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो हैं हमेशा वी शुड कीप इन माइंड कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, हर इंसान इस दुनिया में यूनिक है और हर इंसान के जो क्वालिटीज़ हैं उसकी पर्सनैलिटी जो है वो यूनिक है, उसके सर्कमस्टांसेस यूनिक हैं, हर इंसान के जो सपोर्ट सिस्टम है वो यूनिक है, हर इंसान की अपनी कैपेसिटीज़ जो हैं वो यूनिक हैं, तो हर इंसान दूसरे से डिफरेंट है। सो वाई वी आर कंपेयरिंग आर सेल्फ विद द अदर पर्सन हु इज़ एंटायरली डिफरेंट फ्राम अस, उसका एनवायरनमेंट वो इंसान खुद वो हमसे बिल्कुल डिफरेंट है। तो हमें पहली बात तो ये है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस को देखना चाहिए और हमें ये देखना चाहिए कि क्या सर्कमस्टांसेस हमारे एक जैसे हैं, क्या मैं और इवन बहन भाइयों में भी बहुत डिफरेंस है, इवन जो आइडेंटिकल ट्विंस हैं अगर आप उनकी कैपेबिलिटीज़, उनकी एबिलिटीज़ और उनकी अगर पर्सनैलिटी टाइप देखें तो उनके अंदर भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। और हमें एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि 2 ट्विंस हैं तो दोनों के ग्रेड एक आने चाहिए, 2 ट्विंस हैं तो दोनों की हैबिट्स एक जैसी होनी चाहिए। घर के अंदर रहते हैं, मैंने तो सारा बचपन में आपको बता नहीं सकती, आपा का रिपोर्ट कार्ड सामने रखा जाता था तो फिर मुझे और असद को अच्छी खासी चंडे पड़ती थी कि अगर वो 1 घंटा पढ़ के इतने अच्छे नंबर ले सकती है तो तुम लोग 4-4 घंटे पढ़ के भाई आपा माशाल्लाह नॉक ऑन वुड, मेरी बड़ी बहन 2 साल बड़ी है, उनका दिमाग जीनियस के लेवल का है, लाइक शी इज एक्चुअली आप लोगों की तरह वो एक बहुत पढ़ी लिखी बहुत अकम्पलिश खातून है, बट मेरा टैलेंट कहीं और लाया करता था, पढ़ाई तो मैंने भी की लेकिन आपा के लेवल पे नहीं कर पाई। डॉक्टर यही तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं। असल बात ये कि टीचर्स को, पेरेंट्स को अपने बच्चों के अंदर देखना चाहिए कि उनके अंदर टैलेंट क्या है। ज़रूरी नहीं है अगर आपा जो है वो आपकी आई डोंट नो कि वो क्या कर रही है, लेकिन ये कि वो अकम्पलिश होंगी डेफिनेटली। तो अगर वो अपनी एक फील्ड में अकम्पलिश हैं तो अब आप ये देखें कि आपकी फील्ड, आपका इंटरेस्ट, अगर आपने सब कुछ करके भी एंकर बनी है और यू आर माशाल्लाह वेल नोन और बड़ा अच्छा आपका नाम है, तो आपका हो सकता है कि शुरू से टेंडेंसी, आपका एप्टीट्यूड इसी तरफ से हो, लेकिन पेरेंट्स और आपके टीचर्स उसको नहीं कर सके, उसको रिकग्नाइज़ नहीं कर सके या उसको पहचान नहीं सके। तो पहली बात तो ये कि पेरेंट्स और टीचर्स को हम तो ये रेकमेंड करेंगे कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस को देखें और देखें कि किस बच्चे के अंदर कौन सा कैलिबर है, कौन सा स्पेसिफिक उसकी ट्रेट्स हैं, ताकि उस बच्चे को ये ना आप कहें कि तुम उससे बेहतर नहीं हो, वो तुमसे बेहतर है। आप उससे ये कहें कि कल तुमने जो कुछ किया था आज तुम उससे बेहतर कर रहे हो, या कल जो तुमने परफॉर्म किया था आज तुम्हारी परफॉर्मेंस कंपैरेटिवली तुम्हारी कल वाली परफॉर्मेंस से जो है वो अच्छी नहीं है।
तो उसकी ज़ात के साथ उसका कंपैरिजन करें ताकि वो बच्चा एफर्ट पुट करे। और दूसरी बात ये कि पेरेंट्स जो एज अ मोटिवेशन यूज़ करते हैं कंपैरिजन को, फॉर गॉड सेक आई रेकमेंड पेरेंट्स कि वो एज अ मोटिवेशन कंपैरिजन को ना यूज़ करें। ये बच्चों के अंदर एक टॉक्सिक जो है वो फीलिंग पैदा करता है, उनके अंदर इनसिक्योरिटी पैदा करता है और उनके अंदर सेल्फ डाउट्स पैदा खराब करता है। आपको पता है कि आपा के साथ मेरा और असद का पूरा बचपन एक वाटरा, वो तो हम जब बड़े हुए और जाके वो हुआ, हमेशा आपा एक पास से होती थी और असद और मैं एक तरफ होते थे। राइवलरी डेवलप हो जाती है बच्चों में। जबकि आपा से ज़्यादा लविंग और वंडरफुल पर्सनैलिटी मेरी ज़िंदगी में कोई नहीं है। मैं अपनी माँ के साथ अपनी बहन का हमेशा रखती हूँ, वो क्योंकि मेरी बहन ने भी मुझे सिर्फ 2 साल बड़े होकर माँओं की तरह पाला, लेकिन उस बहन, बड़ी बहन, माँ की तरह की एक पर्सनैलिटी के साथ एक बड़ा अरसा मेरा ताल्लुक ठीक नहीं रहा क्योंकि फूट पड़ गई। क्योंकि हर वक्त यही होता था कि ये जाके अच्छे नंबर ले लेती है, अब वो उनकी गलती तो नहीं है कि वो अच्छे नंबर ले रही है। देखिए डॉक्टर साहब, आपकी तरफ मैं चाहूँ कि हर बंदे में फ़र्क पोटेंशियल होता है, फ़र्क एप्टीट्यूड होता है। क्या ये ज़्यादती नहीं है कि एक तो हम ज़बरदस्ती बच्चों को पुश करते हैं अपनी मर्ज़ी के प्रोफेशन में, फिर उनका मुकाबला उन बच्चों से लगाते हैं जो एक्चुअली उस काम में आए हुए होते हैं अपने शौक से? बिल्कुल, कुछ इस पे गाइडेंस देंगी? जी, मैं पैशन और प्रोफेशन मैं अपनी एग्जांपल दूंगी। मेरे 5 बच्चे हैं और हर बच्चे का अपना एक पोटेंशियल है, अपनी उसकी यूनिक वीकनेसेस हैं, इसी तरह यूनिक स्ट्रेंथ्स हैं। तो हम ये नहीं कर सकते कि उनकी यूनिकनेसेस हैं। बिल्कुल। और हम पेरेंट्स को ये देखने की ज़रूरत है कि बच्चे का इंटरेस्ट किस तरफ है और उस इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली उसको अपना जिस भी आगे एजुकेशन में जाना चाहते हैं, प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, उस वक्त उस तरफ लेके जाना चाहिए। वो ज़माना नहीं रहा, पेरेंट्स पहले क्या से किया? कह देते। मुझे बताएं, माशाल्लाह there's 5 kids एंड आई एम श्योर पढ़ रहे हैं और सारा कुछ करें, आपने किस तरह से उनको गाइड किया? क्योंकि आप दोनों मियाँ बीवी एक पावर कपल है, एक सक्सेस स्टोरी है। बिल्कुल, मैंने ये किया कि सबसे पहले हमने बच्चों को देखा, उनसे पूछा कि वो किस तरफ जाना चाहते हैं या उनका अपना जो एप्टीट्यूड किस तरफ है, क्या वो मेडिसिन की तरफ जाना चाहते हैं, क्या उनका इंटरेस्ट है कि नहीं है। तो उसके अकॉर्डिंगली हमने, मेरी बेटी ने खुद से डिसीजन लिया कि वो मेडिसिन करना चाहती है, तो मैंने उसे मेडिसिन में एडमिशन उसने लिया। और उससे छोटी बेटी, उसका भी बड़ी बहन को देखते हुए खुद से इंटरेस्ट डेवलप हुआ। बट जो बेटा है उसको कंप्यूटर्स की तरफ जाने का शौक़ था, तो वो उस तरफ किया। तो हमने किसी बच्चे पे फोर्स नहीं किया कि वो किस तरफ जाना चाहते हैं। अब मेरी एक बेटी है जो एजुकेशन में बहुत ब्रिलियंट नहीं है, तो अब उसने कहा मैंने तो आर्ट्स पढ़नी है, तो मैंने कहा वेल एंड गुड। मेरा बच्चा, ये नहीं है कि अगर सारे बच्चे साइंसेस में है तो वो साइंसेस में जान। ये देखा ना, एक पुप्पी की जान, हर घर में एक पुप्पी की जान होती है, यानी कि मैं पुप्पू ना। तो बात ये कि इट्स ट्रू, बट आपने रिकग्नाइज किया। मैं आपको बता सकती हूँ डॉक्टर, मैंने कितना अपना बचपन का हिस्सा रोते हुए गुजारा कि वाई कांट आई बी लाइक आपा। एंड में मैंने तो जुगन ही बनना था ना, मैंने तो शहरबानो नहीं बनना था। मैं मेहरबानो, मैंने मेहरबानो ही रहना था। बिल्कुल। और ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है व्यूअर्स। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से फाइनली आप लोगों का उन पेरेंट्स के लिए, आपके जो इस वक्त आपको व्यूअर्स देख रहे हैं, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि आप लोगों के पास बच्चे तब पहुंचते हैं जब वो ऑलरेडी कॉलेज यूनिवर्सिटी के लेवल पे होते हैं, तो वो जो डैमेज होता है वो हो चुका होता है घरों में, और आप लोग फिर सोच रहे थे काश इनके माँ बाप ने ये किया होता। तो जैसे कि अगर आप पेरेंट्स को या यंग लोगों को गाइड करें, आप क्या कहेंगे? सर, आपसे बात शुरू करते हैं। देखिए, हमें ये बात जहन में रख के अपने बच्चों की परवरिश करनी चाहिए कि अगर 2 लोगों के फिंगरप्रिंट्स आपस में नहीं मिलते तो उनकी शख्सियत कैसे तकाबल में आपस में मिल सकती है। बिल्कुल। तो जिसको हम एक ज़हीन आदमी या एक ज़हीन बच्चा और एक कमज़ोर बच्चा कहते हैं, दोनों ही ना ज़हीन बच्चे होते हैं ना कमज़ोर बच्चे, वो यूनिक बच्चे होते हैं और अपनी खुदादात सलाहियतों के साथ पैदा होते हैं। वो दूसरे की तरह बनने के लिए पैदा होने होते हैं, तो उनकी पैदाइश की कोई वजह ही बाकी ना रह जाती। तो हमें उसको देखना है और उनकी तरजीहात में एक बात ज़रूर शामिल करनी है। मैंने जो अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया वो देखा कि हमने बच्चों को सिखाया होता है बस ये करना है, और उसमें जब वो हर्ट होते हैं तो वो नफसियाती तौर पे मरीज़ बन जाते हैं, बहुत कमज़ोर होते हैं, पीछे रहते हैं। मेरा ज़िंदगी का तारीख़ का मुताला ये बताता है कि आगे बढ़ने वाले लोगों में ज़्यादा तादाद उन लोगों की है जिनको इल्म है कि ज़िंदगी में सेकंड चांस बहुत अहम होता है, और जिन्होंने कभी सेकंड चांस नहीं छोड़ा, फर्स्ट चांस मिलने पर वो हार नहीं मानते। देखें, मक्का में फर्स्ट चांस अवेल नहीं हुआ तो मदीने में फर्स्ट चांस अवेल से एक पूरी सल्तनत का क़याम जो है वो आता है। सलेबी जंगों के नतीजे में भी हमने देखा कि मगरब ने देखा हथियार से लड़ाई नहीं जीत पा रहे, तो उन्होंने सेकंड चॉइस इल्म को लिया है और आज वो हम पे हुक्मरानी करते हैं। तो ज़िंदगी में अपने बच्चों की तरबियत में ये चीज़ शामिल करनी चाहिए कि देखें, दुनिया पहली शिकस्त के बाद ख़त्म नहीं हो जाती। आगे बढ़ने के लिए आपको बार बार जो है वो एफर्ट करना होती है और तरजीहात जो है हमें लोगों को सिखाना होती है। तरजीह बहुत ज़रूरी है, हम बच्चों को तरजीहात नहीं सिखा पाते जिसकी बहुत बुनियादी ज़रूरत है। जी मैडम। जी,
तो ये अभी भी बता दें हमारा, तरजीहात अगर मैं भी- इसको conclude ये भी कर- बता दें कि तरजीहात कैसे सिखा दें, ये वाली अभी कुछ टिप्स अगर दें। मैं कंक्लूड करूँ, हमारी जो अभी की थोड़ी सी डिस्कशन है, तो उसमें कंपैरिजन एक नेचुरल चीज़ है, और मोस्टली हम जिस बात पे घबराते हैं वो अपवर्ड कंपैरिजन है, कि उसी की वजह से इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, उसी की वजह से इनसिक्योरिटी, सेल्फ डाउट, ये सारा कुछ, डिप्रेशन, एंग्जाइटी उसी की वजह से हो रहा है। अपवर्ड कंपैरिजन आप ज़रूर करें, बट लेट इट बी द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। अगर आप सिर्फ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन रखेंगे तो ये आपका टीचर बन जाएगा, आपका गाइड बन जाएगा और आपको लेके जाएगा बेहतरी की तरफ। लेकिन अपने बच्चों को राइट फ्रॉम द बिगनिंग डाउनवर्ड कंपैरिजन भी सिखाना चाहिए, बल्कि डाउनवर्ड कंपैरिजन से ही उनके अंदर ग्रेटिट्यूड पैदा होगा, डाउनवर्ड कंपैरिजन से ही उनके अंदर जो है ब्लेसिंग्स को काउंट करेंगे। यानी कि और मैडम का मतलब यह है कि अभी- जैसे कि हम हमेशा ऊपर देखते हैं कि उसके पास कितना कुछ है, हम ये नहीं देखते कि जो मुस्तहिक है या जो आप वाली सिचुएशन में नहीं है उसका क्या मैं हाल जब है। बहुत छोटी क्लास में थी, मैंने शेख सादी की जो स्टोरीज होती थी, हकायत, मैंने वो पढ़ी, और उसमें एक था कि एक शख्स रोता हुआ जा रहा है कि अल्लाह मियाँ मेरे पास जूता नहीं है, जूता नहीं है, और बहुत ज़्यादा वो नाशुक्री कर रहा है। तो थोड़ा सा आगे जाता है तो उसको नज़र आता है एक शख्स है जो रेंगते हुए आ रहा है, उसके पाँव नहीं है। तो उसने कहा कि मैं उस वक्त तक रोता रहा कि मेरे पास जूता नहीं, जब मैंने इस शख्स को नहीं देखा जब तक कि जिसके पाँव नहीं हैं। तो मैं अल्लाह का शुक्र अब अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ठीक है मेरे पास जूता नहीं, बट मेरे पास पाँव तो हैं। तो डाउनवर्ड कंपैरिजन हमें छोटी से छोटी जो हमारी ब्लेसिंग्स हैं वो हमें रियलाइज़ करवाता है, और हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहते हैं। और यहाँ पे मैं माओं को भी कहूँगी कि जब आप देख रहे होते हैं ना कि आपके बच्चे के फॉर एग्जांपल 70 मार्क्स आए हैं, तो आप मुकाबला, जैसे कि मैडम ने कहा, आप उससे मुकाबला करते हैं जिसके 90 नंबर आए हैं, आप उसके साथ मुकाबला नहीं करते जो फेल हुआ है। सो बात यह है कि अच्छाई भी तो देखें ना, सिर्फ नेगेटिव चीज़ों पे फोकस ना करें। मैम आज का हमारा शो कंक्लूड कर दें प्लीज़। जी मैं तो ये कहना चाहूँगी कि हमने कंपैरिजन ज़रूर करना है, ये नहीं कि हम कंपैरिजन ही ना करें, कंपैरिजन ज़रूर करें, लेकिन हम अपने दूसरों से कंपैरिजन करने के बाद बजाय अपने आप से कंपैरिजन करें कि कुछ अर्से पहले मेरे अंदर क्या था और अब मैंने अपने आप को कितना इम्प्रूव किया है। अपनी सलाहियत को, अपनी जो कमज़ोरियाँ हैं और अपने हालात को समझें और उसके मुताबिक फ़ैसला करें, और ये नहीं कि आप अंधी तकलीद में स्टार्ट कर दें किसी को देखते हुए। और जो इस वक्त सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम इस वक्त जो सोशल मीडिया है उसका पैसिव यूज़ कर रहे हैं, जस्ट स्क्रॉल करते हैं, देखते जाते हैं और फिर कहते हैं यार ये कितना ज़बरदस्त, ये वो, उसकी लाइफ कितनी कंस्ट्रक्टिव यूज़, माइंडफुल यूज़ ऑफ सोशल मीडिया इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और उसका कोई लिमिट होनी चाहिए। मैंने ये देखा है कि लोग 2-2 घंटे बैठ के वो छोटी छोटी जो क्लिप्स बने होते हैं देखे जा रहे हैं कि आपके भी बच्चे हैं, अब माशाल्लाह 5 बच्चे हैं, मेरे भी बच्चे हैं, हम मतलब ऑलमोस्ट ऑल ऑफ अस हैव किड्स व्हाटएवर। सो द पॉइंट इज सोशल मीडिया पे जो 2-2, 3-3 घंटे आप और मैं भी स्क्रॉल करते हुए, बकवास देखते हुए गुजार लेते हैं, उसी टाइम को अक्लमंद लोगों ने जब सही तरीके से यूज़ किया तो फॉरेक्स ट्रेडिंग सीख ली, ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर ली, लोगों ने घर बैठे अपने ट्यूशन सेंटर्स खोल लिए जिससे वो ऑनलाइन लोगों को ट्यूशन देते हैं। तो बात ये है कि हथियार के तौर पे भी आप यूज़ कर सकते हैं सोशल मीडिया को, और आप उसको एक ब्लेसिंग के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। सीखें, लर्निंग के लिए आप उसका इस्तेमाल करें, माइंडफुल यूज़, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग। क्योंकि अगर हम जस्ट कंपैरिजन के लिए पैसिव यूज़ कर रहे हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, वो हमारी मेंटल हेल्थ को डिस्ट्रॉय करेगा। लेकिन अगर हम उससे कुछ सीखते हैं और टाइम लिमिट रखें कि जी कितना टाइम आपने इसको देना है, ये नहीं कि 2-2 घंटे बैठे हैं और इसी पे, और उससे क्या सीख रहे हैं और उससे क्या इंप्रूव कर रहे हैं अपने आप को। एक्चुअली आधे घंटे से ज़्यादा एट अ टाइम आपको देखना भी नहीं चाहिए। मैंने तो ये भी पढ़ा कि हर घंटे में 15 मिनट से ज़्यादा नहीं देखना, क्योंकि ऐसे लोग भी हैं जो ऑब्सेसिवली सारा दिन देखते हैं। यानी कि आपने अभी देखा 15 मिनट के लिए, फिर एटलीस्ट 45 मिनट आपने फिर फ़ोन को नहीं हाथ लगाना। हम तो 3-3 घंटे एक जगह पे बैठे जमे हुए खड़े होते हैं तो एहसास होता है कि आया ये तो 3 घंटे हो गए, कमर रह गई। सो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अपनी सेहत का जहाँ ख्याल रखते हैं, दूसरी चीज़ों का ख्याल रखते हैं, वहाँ पे अपने बच्चों का और अपने इर्द गिर्द वालों की मेंटल हेल्थ का भी ख्याल रखें। मुकाबला ज़रूर करें, compete ज़रूर करें, लेकिन जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कंपटीशन आपका अपनी ज़ात के साथ होना चाहिए कि कल मैंने ये किया, आज मैंने कल से भी बेहतर करना है। बिल्कुल। और ऑफ कोर्स अब अगर मेरे से बेहतर कुछ लोग मीडिया में परफॉर्म करें, मैं उनको देखूं, ये काबिल ज़रूर हो कि उस लेवल पे पहुंचूं, लेकिन अपने आप को मार ना दूं इस प्रोसेस में कि मैं वो क्यों नहीं हूँ, क्योंकि जुगन जुगन है और हर बंदा जो यहाँ पे बैठा है वो अपनी ही ज़ात है, वो कोई और नहीं बन सकता। और मैडम सबसे अच्छी बात ये कि ऊपर देखने के बजाय अगर कभी नीचे भी देख लिया करें तो शायद हम ज़्यादा माइंडफुली अपनी ज़िंदगी गुजारें और ज़्यादा अच्छे और पॉजिटिव अंदाज में आगे बढ़ के साथ ज़िंदगी गुजारेंगे, हम शुक्र ही करते रहेंगे फिर। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ब्लेस यू, खुश रहें, आबाद रहें और हमें भी दुआओं में याद रखें।
और व्यूअर्स आप भी हमें दुआओं में याद रखिएगा, स्पेशली हमारे गेस्ट को जिन्होंने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए वक्त निकाला। खुदा हाफिज़।